एस्पिरेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम के जो प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज जो हम कंटिन्यू करने लग रहे हैं उसी में आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 15। अब तक हम 14 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम को लेकर, और आज है ये 15 नंबर का जो प्रैक्टिस सेट है वो आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट है इसके अंदर 100% पूछे जाएंगे और सेम एग्ज़ाम पैटर्न दिया गया है जो HSSC द्वारा सीईटी के एग्ज़ाम में लिया जाएगा। ठीक है, सीईटी के एग्ज़ाम में जो जो टॉपिक्स आएंगे सारे टॉपिक्स इसके अंदर शामिल किए गए हैं। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर जीके आएगी, कंप्यूटर आएगा, उसके अलावा हरियाणा जीके हैं, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग और मैथमेटिक्स, ये सारे टॉपिक इसके अंदर शामिल किए गए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं हर टॉपिक से, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। देखो, कोई भी एग्जाम हो उसके लिए प्रैक्टिस सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, ताकि आपको ओवरऑल तैयारी के बारे में आपका पता रहे। तो उसी के बिहाफ पर आज हम जो प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है वो हम करने वाले हैं, और इस प्रैक्टिस सेट में आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टॉपिक सेम है जो सीईटी के अंदर जो HSSC ने दिए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट है, 14 हम कर चुके हैं। जो स्टूडेंट पहली बार ये क्लास देख रहा है वो नॉलेज हब को सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब पर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, और टेलीग्राम चैनल है नॉलेज हब के नाम से ही, उसको आप ज्वाइन जरूर कर ले। वहाँ पर आपको क्लास की PDF भी मिल जाएगी, और भी सारे अलग अलग सब्जेक्ट की PDF भी वहाँ पर पहले से ही अपलोड की गई है। इसके अलावा जो कैंडिडेट पहली बार ये प्रैक्टिस सेट देख रहे 15 नंबर का, वो एक चीज़ ध्यान रखना, इससे पहले भी 14 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, आप वो भी जरूर देखें। हर प्रैक्टिस सेट में नए नए प्रश्न हैं आपके पास, हर टॉपिक से सिलेक्ट किए गए हैं, ताकि आपकी ओवरऑल तैयारी अच्छी हो जाए। ये है 15 नंबर का प्रैक्टिस सेट हरियाणा सीईटी एग्जाम के लिए। ये जो टेस्ट सीरीज है तैयार की गई है, ये आर्यभट्ट एकेडमी द्वारा तैयार की गई है। ठीक है, और नीचे ये उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई है। कोई भी कोर्स वगैरह की कोई भी जानकारी लेना तो आप यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम शुरू करते हैं, और स्टार्ट का जो टॉपिक सबसे पहले हम जीके से टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रश्न नंबर 1 से। ठीक है, धीरे धीरे करके हम पूरे 100 के 100 प्रश्न इसमें हम करने वाले हैं। 100 प्रश्न का ये सेट है, और सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर किए गए हैं। जीके हो गई, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, सारे टॉपिक्स इसके अंदर लिए गए हैं। सबसे पहले इसमें जीके के प्रश्न आएंगे, कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद हरियाणा जीके आपसे पूछी जाएगी। 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? द रथ टेम्पल्स एट महाबलीपुरम वर बुल्ट बाय। जो महाबलीपुरम के अंदर जो रथ मंदिर हैं, रथ के आकार के जो मंदिर बने हुए हैं, वो किस शासकों के द्वारा निर्माण किए गए थे? चोल शासकों के द्वारा, चंदेलों के द्वारा, पल्लव या फिर चालुक्य? महाबलीपुरम के जो रथ के आकार के जो मंदिर हैं वो बनाए गए हैं पल्लव शासकों के द्वारा। किनके द्वारा बनाए गए हैं? पल्लव शासकों के द्वारा ये बनाए गए हैं। और ये जो मंदिर हैं ये किस शैली में है? ये द्राविड़ शैली में बनाए गए हैं। जो महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं ये द्राविड़ शैली के अंदर बनाए गए हैं। ठीक है, जो पल्लव जो शासक जो मंदिर बनाते थे सारे द्रविड़ शैली के अंदर बनाते थे। ये अलग अलग शैली होती है मंदिर की, एक नागर शैली में भी मंदिर बनाए जाते हैं, एक चार बाग श्रेणी में भी बनाए जाते हैं। तो इस हिसाब से जो पल्लव शासक जो मंदिर बनाते थे, जो भी आर्ट बनाते थे, पल्लव शासकों की जो आर्किटेक्ट होती थी वो सारी की सारी द्राविड़ कल्चर में रहती थी। ठीक है, तो महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर है ये पल्लव शासकों के द्वारा बनाए गए थे, द्रविड़ शैली में ये मंदिर बनाए गए हैं, रथ मंदिर। प्रश्न नंबर 2 है प्रश्न नंबर 2 है कि राधा कन्हैया का किस्सा पुस्तक के लेखक कौन थे? पुस्तक है ये राधा कन्हैया का किस्सा, और ये किसके द्वारा लिखी गई थी? वाजिद अली शाह द्वारा, अमीर खुसरो, रसूलन बाई या फिर भरत मुनि? राधा कन्हैया का किस्सा ये किस फॉर्म में है? ये एक पुस्तक है, ये एक ड्रामा है। ड्रामा जो होता है ना स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, उस फॉर्म में लिखी गई है पुस्तक। और इसके जो ऑथर हैं, इसके जो राइटर हैं वो है नवाब वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह के द्वारा ये लिखी गई है राधा कृष्ण का किस्सा। वाजिद अली शाह के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अगला है प्रश्न नंबर 3। इसमें पूछा है कि निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के सबसे लंबे समय तक खजांची रहे और 1930 में जेल भी गए हैं? इनमें से कौन से एक ऐसे उद्योगपति हैं जो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस जो थी, इंडियन नेशनल जो कांग्रेस थी, उसके ट्रेजरर भी रहे हैं, यानी कि उसके खजांची भी रहे हैं, जो सारा खर्चा देखते हैं वो। इसके अलावा वो जेल में भी गए थे 1930 के अंदर। कौन से एक उद्योगपति थे? GD बिरला, JRD टाटा, जमनालाल बजाज या फिर वालचंद हीराचंद?
इनमें से कौन सा एक उद्योगपति था जो कांग्रेस का प्रधान रह चुका है, ट्रेजरर खजांची रह चुका है कांग्रेस का, और 1930 में वो जेल भी गए थे। तो वो थे जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज थे, ठीक है। ये कांग्रेस के जो है खजांची रहे थे और 30 साल की उम्र में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी थी, ठीक है। और इनको ही राय बहादुर की उपाधि थी, इन्होंने वो त्याग दी थी। जमनालाल बजाज को भी राय बहादुर की उपाधि मिली गई थी, लेकिन उन्होंने वो उपाधि त्याग दी थी, ये ध्यान रखना। 1920 से लेकर 1942 तक ये कांग्रेस के खजांची के पद पर रहे थे और इन्होंने एक आश्रम की स्थापना करी थी और वो था कौन सा, गांधी सेवा संघ। गांधी सेवा संघ की स्थापना करी थी जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज को ध्यान रखना गांधी जी का चौथा पुत्र माना जाता है, एक गांधी जी का पुत्र के रूप में जमनालाल बजाज को भी जाना जाता है, ये ध्यान रखना। तो ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा, जमनालाल बजाज, जो एक उद्योगपति, एक बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियल थे ये। अगला है प्रश्न नंबर 4। ये पॉलिटी का प्रश्न है, काफ़ी सोच समझ के ये प्रश्न करना है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोकसभा का जो स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर होता है उनका चुनाव कैसे होगा, उसके बारे में ये कथन दिए गए हैं। पहली स्टेटमेंट है कि अध्यक्ष का निर्वाचन ऐसी तिथि को होगा जो प्रधानमंत्री नियत करे और महासचिव प्रत्येक सदस्य को इस तिथि की सूचना भेजेगा। यानी कि जो स्पीकर का जो होगा उसके जो इलेक्शन की जो डेट फाइनल की जाएगी वो प्रधानमंत्री करेगा। दूसरा है कि उपाध्यक्ष का निर्वाचन ऐसी तिथि को होगा जो अध्यक्ष नियत करे और महासचिव प्रत्येक सदस्य को इसकी तिथि की तारीख की सूचना भेजेगा। तीसरा है कि इस प्रकार नियत तिथि के पूर्व दिन दोपहर से पहले किसी समय कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव की लिखित सूचना दे सकता है कि दूसरे सदस्य को सदन के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए। ये 3 कथन दिए हैं अलग अलग। पहला तो दिया है अध्यक्ष का इलेक्शन के बारे में, ठीक है। अध्यक्ष का जिस दिन चुनाव होगा वो प्रधानमंत्री तय करेगा उसकी डेट, ये बात लिखी गई है इसमें। दूसरे में लिखी गई उपाध्यक्ष का जो निर्वाचन उसकी डेट फिक्स करेगा जो लोकसभा का स्पीकर है वो। तीसरा है कि जो डेट दी गई है उससे एक दिन पहले तक कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव की लिखित सूचना दे सकता है कि दूसरे सदस्य को सदन का उपाध्यक्ष बनाया जाए, ठीक है। ये 3 कथन इसमें दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि तीनों में से कौन सा कथन सही है। कथन 1, 2 और 3 ये इंग्लिश में है और ये ऊपर हिंदी में दिया है। तो सबसे पहला कथन बता देता हूँ इसमें पढ़ के कि अध्यक्ष का निर्वाचन ऐसी तिथि को होगा जो प्रधानमंत्री नियत करे। ऐसा गलत है, प्रधानमंत्री नहीं होता, वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है राष्ट्रपति। जिस दिन राष्ट्रपति कहेगा उसी दिन लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। ये किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा ये निर्धारित नहीं किया जाता, ये ध्यान रखना, ठीक है। जो लोकसभा अध्यक्ष का है इसकी जो डेट फिक्स करेगा वो राष्ट्रपति करेगा। इसके अलावा दूसरा है डिप्टी स्पीकर के लिए, उपाध्यक्ष के लिए। ये पहला तो था अध्यक्ष के लिए यानी कि स्पीकर के लिए। स्पीकर के लिए कौन चुनेगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं चुनेगा डेट। लेकिन उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर की जो डेट होगी वो अध्यक्ष ही डिसाइड करेगा। लोकसभा का अगर स्पीकर है तो उसका स्पीकर ही, लोकसभा का स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष ही डिसाइड करेगा कि डिप्टी स्पीकर के लिए इलेक्शन किस डेट को होगा, ठीक है। ये इसमें दिया गया है। तीसरा है कि इस प्रकार नियत तिथि से पूर्व दिन दोपहर से पहले किसी समय कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव की लिखित सूचना दे सकता है कि दूसरे सदस्य को सदन के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए। अगर किसी भी सदस्य को ऑब्जेक्शन है उपाध्यक्ष पर तो वो अपना लिखित प्रस्ताव सदन में दे सकता है एक दिन पहले दोपहर तक। उसके बाद विचार किया जाएगा कि ये उपाध्यक्ष लगाए या दूसरे को बदला जाए, ठीक है। यानी कि जो कथन दूसरा और तीसरा कथन है ये दोनों सही है, पहला कथन गलत है। पहले कथन में ये गलती है कि प्रधानमंत्री नियत नहीं करता, ये करता राष्ट्रपति। लोकसभा स्पीकर का जो इलेक्शन की जो डेट फिक्स करता है वो करता राष्ट्रपति, लेकिन डिप्टी स्पीकर की डेट जो फिक्स करता है वो करता लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि स्पीकर ही वो उसकी डेट फाइनल करता है। और अगर किसी भी सदस्य को अगर ऑब्जेक्शन है तो वो एक दिन पहले दोपहर तक इसकी लिखित सूचना सदन में दे सकता है कि दूसरे सदस्य को सदन का डिप्टी स्पीकर बनाया जाए, ठीक है। कथन 2 और 3 ये सही है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, अगर लोकसभा अध्यक्ष अगर रिजाइन देगा तो किसके नाम से रिजाइन देगा, डिप्टी स्पीकर के नाम से। लोकसभा अध्यक्ष
जो आपका रिजाइन देगा वो डिप्टी स्पीकर को अपना रिजाइन देगा, ध्यान रखना। उपाध्यक्ष को अपना रिजाइन देता है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसमें कथन 2 और 3 जो स्टेटमेंट हैं, दूसरी और तीसरी, वो दोनों सही हैं। ठीक है, स्टेटमेंट 2 और 3 इसमें सही है। प्रश्न नंबर 5 है कि एक जनजाति जो सरहूल त्योहार बनाती है, सरहूल त्योहार, सरहूल त्योहार कौन सी जनजाति बनाती है? संथाल, भील, मुंडा या फिर थारू? तो सरहूल जो त्योहार बनाई जाती है ये एक तो मुंडा जनजाति बनाती है। कौन सी? मुंडा। और दूसरी है ओराव, ORAON, ओरान। ये 2 जनजाति हैं जो सरहूल फेस्टिवल बनाई जाती है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो जाति पाई जाती है, छोटा नागपुर का पठार जो झारखंड है उधर पाई जाते हैं। आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, सरहूल जो फेस्टिवल है ये किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड के अंदर। मुंडा जनजाति और ओरा जनजाति दोनों ही झारखंड के अंदर पाए जाते हैं, छोटा नागपुर के पठार के आसपास। तो झारखंड के अंदर सरहूल त्योहार मनाया जाता है। जनजाति पूछे तो कौन सी है? मुंडा जनजाति। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, सूरज धारा योजना किससे संबंधित है? सूरज धारा योजना किससे संबंधित है? लोन से संबंधित, बीज के संबंधित, टीकाकरण से संबंधित या फिर इंश्योरेंस से संबंधित? तो सूरज धारा जो स्कीम है, पहले तो ध्यान रखना है किसकी है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च करी थी, सूरज धारा। और ये योजना किसके लिए है? ये किसानों के लिए है योजना। किसके लिए है? फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए है। बीज की अदला बदली के लिए, कोई भी दूसरी फसल आप लगाना चाहते हो तो। ठीक है, ये बीज की अदला बदली के लिए स्कीम है। सूरज धारा योजना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्कीम है, मध्य प्रदेश सरकार की स्कीम है। बीज अदला बदली से संबंधित है, किसानों से संबंधित है ये स्कीम। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, 1 पिकोग्राम कितने के बराबर होता है? 1 पिकोग्राम कितने के बराबर होता है? ये 10 की पावर -6 है, ये है 10 की पावर -12, 10 की पावर -9 और ये है 10 की पावर -15। आपको ये बताना है कि 1 पिकोग्राम कितने के बराबर होता है। तो 1 पिकोग्राम होता है 10 की पावर -12 ग्राम के। 10 की पावर -12 ग्राम 1 पिकोग्राम के बराबर होता है। 10 की पावर -6 है, इसको बोलते हैं माइक्रोग्राम। क्या बोलते हैं? माइक्रोग्राम। 10 की पावर -6 को। 10 की पावर -9 को बोलते हैं नैनोग्राम। इसको क्या बोलते हैं? 10 की पावर -9 को नैनोग्राम इसको कहा जाता है। और 10 की पावर -15 इसको कहते हैं फेम्टोग्राम। क्या कहते हैं? फेम्टोग्राम, FEMTO, फेम्टोग्राम 10 की पावर -15 को कहा जाता है। तो पिकोग्राम कितना हो गया? 10 की पावर -12, माइक्रोग्राम 10 की पावर -6, नैनोग्राम 10 की पावर -9 और फेम्टोग्राम 10 की पावर -15। ये चारों ही नाम याद रखने जरूरी है। अगला है प्रश्न नंबर 8, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए जो चारकोल प्रयुक्त किया जाता है वो क्या है? जो चीनी, कच्ची चीनी होती है उसको बाद में रंग विहीन यानी कि उसको बाद में सफ़ेद बनाने के लिए उसमें चारकोल प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा चारकोल है जो प्रयोग किया जाता है? वुड चारकोल, कोकोनट चारकोल, एनिमल चारकोल या ऑल ऑफ अबो? तो ध्यान रखना, जो कच्ची चीनी है उसको रंगहीन करने के लिए पशुओं से जो चारकोल बनता है वो प्रयोग किया जाता है। इसलिए कहते हैं कि चीनी नहीं खानी चाहिए। चीनी काफ़ी नुकसानदायक होता है, चीनी के अंदर सल्फर भी पाया जाता है, ध्यान रखना। तो जो कच्ची चीनी होती है उसको कलरहीन करने के लिए उसके अंदर जो चारकोल मिलाया जाता है वो होता है एनिमल चारकोल, पशुओं से जो प्राप्त होता है। ठीक है, एनिमल चारकोल इसमें प्रयोग किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आंसर है। अच्छा, एक ऑप्शन ए दिया है वुड चारकोल। वुड चारकोल का प्रयोग किया किसमें किया जाता है? जो गन पाउडर बनाते हैं ना उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, वुड चारकोल, लकड़ी के चारकोल का। प्रश्न नंबर 9 है, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं, क्यों? जब मछलियों को हम जल से बाहर निकाल देते हैं तो वो क्यों मर जाती हैं? ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जल के अंदर भी ऑक्सीजन होती है। उनके शरीर का ताप बढ़ जाता है, उनके बॉडी टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं है, वे श्वास नहीं ले पाती या वे जल में चल नहीं पाती। इसका जो सबसे बड़ा रीजन है कि वे श्वास नहीं ले पाती, क्योंकि मछली किससे सांस लेती है? गलफेड़ों से। मछलियाँ किससे सांस लेती हैं? गलफेड़ों से मछलियाँ सांस लेती है। ठीक है, गिल्स इंग्लिश में बोलते हैं इनको, गलफेड़ों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गिल्स। मछलियाँ गिल्स यानी कि गलफेड़ों से सांस लेती हैं। उनके पास फेफड़े नहीं होते, तो गलफेड़े जो काम करते हैं वो पानी के अंदर ही ऑक्सीजन लेते हैं। बाहर खुली हवा में गलफेड़ों से सांस नहीं लिया जाता। ठीक है भाई,
जो गलफेड़े हैं उसके अंदर पानी जाता है, पानी के अंदर से वो ऑक्सीजन सोखते हैं, इस वजह से सांस होता है। अब हमारे अंदर फेफड़े हैं तो फेफड़े खुली हवा में सांस ले जा सकते हैं, गलफेड़ों की सहायता से खुली हवा में सांस नहीं लिया जाता, इसलिए मछलियाँ जल से बाहर निकालने पर मर जाती है तड़प तड़प कर। ठीक है, पानी में सांस कैसे लेती है? पानी के अंदर ऑक्सीजन मिला होता है, पानी क्या होता है? H2O। H2O के अंदर, पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है, तो जैसे उनके गलफेड़ों में, उनके गिल्स में जो पानी जाएगा वहाँ से वो ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करती है और सांस लेती है मछलियाँ। इसलिए जब मछली पानी से बाहर आती तो सांस नहीं ले पाती और वो मर जाती है। प्रश्न नंबर 10 है कि डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? यानी कि जो डार्विन की थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन की, वो किस पर आधारित है? डार्विन की थ्योरी किस पर बेस है? पहला है ओवर प्रोडक्शन, दूसरा है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंट एंड वेरिएशन, ये ऑप्शन है, तीसरा है सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट और चौथा है ऑल ऑफ अबोव। तो जो नेचुरल सिलेक्शन जो थ्योरी दी गई थी डार्विन की, ये किसके बेस है? ये है ओवर प्रोडक्शन पर भी बेस है, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, इस पर भी बेस है, और तीसरा है सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट। ऑप्शन डी इसका उत्तर है। ये ऊपर जो 3 ऑप्शन दिए हैं इन तीनों पर ही बेस है। ठीक है, ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये डार्विन की थ्योरी इन पर बेस है। डार्विन ने थ्योरी कब दी गई थी? ये डार्विन की थ्योरी दी गई थी 1831 के अंदर, 1831 AD के अंदर दी गई थी। मोस्ट फेमस बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन है जो डार्विन का जो सिद्धांत है, सबसे प्रसिद्ध बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन है, डार्विन का सिद्धांत है। प्रश्न नंबर 11 है, प्रसिद्ध लेखिका मालती जोशी जिसका हाल ही में निधन हो गया, उनको पद्म श्री पुरस्कार कब मिला था? मालती जोशी जो एक राइटर हैं, इनको पद्म श्री पुरस्कार कब दिया गया था? 2016, 2018, 2020 या फिर 2022 में? तो मालती जोशी को जो पुरस्कार दिया गया था वो 2018 में दिया गया था। मालती जोशी को पद्म श्री पुरस्कार 2018 में दिया गया था। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 में दिया है, किस कंपनी ने मुंबई में एक ही स्थान पर सबसे बड़ा प्राथमिक चिकित्सा पाठ्यक्रम आयोजित करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? लार्जेस्ट फर्स्ट एड कोर्स, यानी कि जो एक्सीडेंट होते हैं, जो स्टार्ट में जो सहायता दी जाती है ना, फर्स्ट एड सहायता, वो उसका सबसे बड़ा जो रिकॉर्ड बनाया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, कौन सी कंपनी है? स्विगी, उबर, फूड पांडा या फिर जोमेटो? तो वो जो कंपनी है वो है जोमेटो। मुंबई में एक ही स्थान पर सबसे बड़ा जो फर्स्ट एड जो कोर्स होता है वो एक ही लोकेशन पर मुंबई पे दिया है इन्होंने। जोमेटो आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, इसके इन्वेंटर कौन है? इसके आविष्कारक कौन है? बिल गेट्स, एंडरसेल, लियन फ्योंग या टिम बर्नर्स-ली? WWW जो हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, इसके जो हैं वो फाउंडर कौन है? WWW जो हम लगाते कोई भी वेबसाइट हुए, इसकी खोज किसने करी है? तो वो करी है टिम बर्नर्स-ली ने। WWW इसके फाउंडर है, प्रमोटर कौन है? टिम बर्नर्स-ली, वर्ल्ड वाइड वेब की। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, एक खालिस्तान वस्तुओं को एक सचिव प्रतिनिधित्व है जो ना, देखो ये कंप्यूटर का प्रश्न है, कंप्यूटर के प्रश्न कोशिश करना इंग्लिश में ही पढ़ने की, इंग्लिश में सही रहेगा। ए ब्लैंक इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट इज इम्पोर्टेंट नॉट ओनली फॉर एस्थेटिक रीजन्स बट ऑल्सो एन पार्ट ऑफ प्रोग्राम्स विजुअल आइडेंटिटी। कोई भी प्रोग्राम है उसको विजुअल आइडेंटिटी के लिए भी महत्वपूर्ण है, यानी कार्य के जो भी प्रोग्राम कंप्यूटर में हम कर रहे हैं उसको दिखाने के लिए। ठीक है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी एक। तो क्या चीज़ है वो? पिक्चर बोलते हैं उसको, शॉर्टकट, आइकन या फिर मेन्यू। तो वो बोलते हैं आइकन, जैसे गूगल क्रोम का आइकन आपने देखा होगा। ठीक है, फाइल मैनेजर का जो आइकन होता है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो किसी भी प्रोग्राम की विजुअल आइडेंटिटी होती है। विजुअल आइडेंटिटी मतलब जो दिखने वाली, जो देखी जाए जो वो चीज़। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? आइकन। ठीक है, आइकन हर किसी जो भी ऐप्स है सभी का आइकन होता है अलग से, जो भी उस प्रोग्राम की विजुअल आइडेंटिटी को शो करता है। ऑप्शन बी आंसर है इसका। अगला है प्रश्न नंबर 15, और प्रश्न नंबर 15 दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम मेल मर्ज विकल्प का उपयोग किस लिए करते हैं? व्हाट डू वी यूज़ मेल मर्ज ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक ऑप्शन होता है मेल मर्ज, उसका क्या काम है?
कई ईमेल्स को आपस में जोड़ने के लिए। नहीं, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात हो रही, जीमेल की होती ना तब तक अलग बात थी। तो ऑप्शन ए तो गलत हो चुका है। मेल को अलग अलग पैराग्राफ्स के आपस में जोड़ने के लिए, टू ज्वाइन टुगेदर डिफरेंट पैराग्राफ ऑफ मेल्स, ये भी गलत है। अगला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और आउटलुक के बीच में टॉगल करने के लिए, ये भी गलत है। माइक्रोसॉफ्ट और वर्ड यानी कि एक से दूसरी स्क्रीन पर जाने के लिए हम इसका प्रयोग नहीं करते। मर्ज का मतलब होता है मिलाने का। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, समान कंटेंट के कई मेल्स पर एक साथ भेजने के लिए। समान कंटेंट, कोई भी एक कंटेंट है उसको एक साथ कई मेल्स पर हम भेजते हैं, इसलिए वहाँ पर हम करते हैं मेल मर्ज, यानी कि मेल आईडी को मर्ज करना। एक साथ मल्टीपल मेल्स हम मर्ज करके एक साथ जो सेम आइटम है उसको हम भेज देते हैं अलग अलग मेल्स पर। सेम कंटेंट टू मल्टीपल मेल्स, ऑप्शन डी इसका आंसर है। उसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 ये जो स्टॉक मार्केट वाले उनके लिए है। कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज अपना खुद का प्रारंभिक आईपीओ लाने की योजना कर रहा है? विच इंडियन स्टॉक एक्सचेंज इज प्लानिंग टू लॉन्च इट्स ओन आईपीओ? आईपीओ की फुल फॉर्म जरूर याद रखना, जरूर पूछी जाती है ये पेपर में। आईपीओ की फुल फॉर्म होते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जो शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी स्टार्ट में लिस्टिंग होती है तो उसका आईपीओ आता है। आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो कौन सा एक भारत का स्टॉक एक्सचेंज है जो आईपीओ लाने की सोच रहा है खुद की? पहला है सौराष्ट्र कच्छ स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तीसरा है कोचिन स्टॉक एक्सचेंज और चौथा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये है हमारा एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। प्रश्न नंबर 17 है, ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स ने जनवरी 2016 को अपने भ्रष्टाचार इंडेक्स भारत को 168, देखो ये 2016 का डाटा पूछा गया था, आपको 2024 का डाटा देखना है। 2025 का आया नहीं, 2024 के डाटा के हिसाब से ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स होता है जो भ्रष्टाचार जो डाटा देती है उसके हिसाब से कि कौन देश कितने नंबर पर करप्ट है। तो वो डाटा आपको देखना है। ये 2016 का पुराना प्रश्न है, 2016 का डाटा इसमें दिया गया है क्योंकि एक पेपर में पूछा गया था, उसके हिसाब से उठाया गया प्रश्न। जो भारत की रैंक है अलग अलग इंडेक्स में वो आपको जरूर देखनी है। तो ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2024 का डाटा आपको देखना है कि भारत की रैंक क्या है। प्रश्न नंबर 18 है कि भारत में सर्वप्रथम पेट्रोल कहाँ निकाला जाता है? पेट्रोल भारत में कहाँ निकाला जाता है? असम, मणिपुर, झारखंड या त्रिपुरा? पेट्रोल का नाम सुनो तो आपको एक जगह याद होगी, डिगबोई। डिगबोई, भारत में जो पेट्रोल निकलता है वो निकलता है डिगबोई से। और डिगबोई कहाँ पर है? आसाम के अंदर। डिगबोई एक जगह है जहाँ से सबसे पहले भारत में पेट्रोल है, और वो जगह किस स्टेट के अंदर है? असम के अंदर है। ठीक है, डिगबोई नाम भी जरूर याद रखना, आसाम और डिगबोई, ऑप्शन ए आंसर है। देखो 18 प्रश्न हो चुके हैं, जीके कंप्यूटर हमने पढ़ लिया। अब प्रश्न नंबर 19 से हम देखेंगे हरियाणा जीके। यहाँ से हमारी हरियाणा जीके शुरू होती है प्रश्न नंबर 19 से। 19 नंबर प्रश्न है कि हरियाणा राज्य के निवासियों का प्रमुख पेशा क्या है? यानी कि हरियाणा के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि, उद्योग, सेवा या इनमें से कोई नहीं? तो हरियाणा के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? एग्रीकल्चर, कृषि पर। हरियाणा की ज़्यादातर जनसंख्या क्या करती है? कृषि करती है। प्रश्न नंबर 20 है, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट कहाँ मिला था? हड़प्पा सभ्यता के चारों स्थल हरियाणा के अंदर है। इनमें से कौन सी जगह पर राजा का मुकुट मिला था? बनावली, राखीगढ़ी, कुनाल या फिर अग्रोहा? तो राजा का जो मुकुट मिला था वो मिला था कुनाल के अंदर। कुनाल फतेहाबाद, वहाँ पर जो खुदाई हुई थी तब वहाँ पर राजा का मुकुट मिला था। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, मारकंडा नदी किस जिले से होकर हरियाणा में प्रवेश करती है? मारकंडा नदी, मारकंडा साहिब, ये कुछ नदियां हैं। तो मारकंडा नदी है ये मौसमी नदी है, ध्यान रखना, सदानीरा नदी नहीं है। हरियाणा में देखो अगर सदानीरा नदी पूछे तो एक ही नदी का नाम आता है, वो है यमुना नदी, जो हरियाणा के पूर्वी क्षेत्र में बहती है। इसे पूछा मारकंडा नदी हरियाणा के किस जिले से होकर हरियाणा में प्रवेश करती है? अम्बाला। तो मारकंडा नदी अम्बाला जिले से होकर हरियाणा में प्रवेश करती है। किस जिले से होती है? अम्बाला जिले से होकर हरियाणा में प्रवेश करती है। प्रश्न नंबर 22 है कि प्रसिद्ध सालारगंज गेट कहाँ पर है? सालारगंज गेट कहाँ पर है हरियाणा के अंदर? पानीपत, फरीदाबाद, रोहतक या फिर अम्बाला? तो ये है पानीपत के अंदर। सालारगंज गेट कहाँ पर है? पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। प्रश्न नंबर 23 है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है
श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर है? श्री कृष्ण म्यूजियम है एक, ये हरियाणा में कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र, पानीपत, रोहतक या फरीदाबाद? तो श्री कृष्ण जो म्यूजियम है ये है कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर। देखो कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक तो सूरजकुंड का मेला, ठीक है, एक हरियाणा का मंत्रिमंडल, और एक तीसरा है कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट का। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी धरोहर है, संग्रहालय है, जो कल्पना चावला जो भी वो बना हुआ धरोहर है, और भी जो काम है सूरजकुंड का, जो गीता महोत्सव है कुरुक्षेत्र का, तो कुरुक्षेत्र से जो भी धर्म स्थल हैं उनसे भी प्रश्न जरूर आएगा। सूरजकुंड मेले से आएगा, कुरुक्षेत्र से आएगा, और हरियाणा का जो नया मंत्रिमंडल बना है वहाँ से प्रश्न जरूर आएगा। ये 3 टॉपिक आप आंख बंद करके जरूर कर लेना। सूरजकुंड का क्या पूछा जाएगा? 2024 में थीम स्टेट थीम कंट्री, 2025 में थीम स्टेट थीम कंट्री, कौन से महीने में आता है ये, सूरजकुंड किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। मंत्रिमंडल में पूछ लेगा कौन सा विभाग किस मंत्री के पास है। कुरुक्षेत्र से ये आएगा कि कौन सा जो प्रसिद्ध धरोहर है, कौन सा स्थल है, कहाँ पर है, तो वो कुरुक्षेत्र का ही एक प्रश्न जरूर आएगा उससे संबंधित। ठीक है, क्लास के पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है नॉलेज हब के नाम से, वो ज्वाइन कर लो, और जो पहली बार क्लास देख रहा है वो नॉलेज हब को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। प्रश्न नंबर 24 है कि हरियाणा के कुश्तीबाज अमित पंघाल को 2016 में कौन सा अवार्ड दिया गया था? 2016 का और 2019 में पेपर में पूछा गया था ये प्रश्न। ठीक है, तो अमित पंघाल को जो उस समय अर्जुन अवार्ड दिया गया था। देखो अवार्ड से एक जरूर आएगा। हाँ, एक चौथा टॉपिक है अवार्ड। अवार्ड कौन से? जो स्पोर्ट्स जो खेलों के अवार्ड है वो। हरियाणा के जितने भी प्लेयर्स हैं उनको जो जो अवार्ड मिला है, जैसे अब की बार मनु भाकर को दिया गया है, पिछली बार नीरज चोपड़ा को दिया गया था खेल रत्न पुरस्कार। इसके अलावा हरियाणा के जो भी प्लेयर्स, खासकर जो पैरा ओलंपिक में जो हरियाणा के प्लेयर्स गए थे ना, पैरा ओलंपिक में हरियाणा के जो प्लेयर्स थे उनमें से किसी को अर्जुन अवार्ड मिला है, किसी को द्रोणाचार्य अवार्ड, किसी को कुछ मिला है। द्रोणाचार्य तो मिलेगा कोच को, अर्जुन अवार्ड मिलेगा खिलाड़ी को। तो जिस भी खिलाड़ी को या कोच को जो अवार्ड मिला है हरियाणा के, खासकर पैरा ओलंपिक वालों को, वो जरूर कर लेना कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है और उसको कौन सा पुरस्कार दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 4 टॉपिक। ठीक है, सूरजकुंड हो गया, मंत्रिपरिषद हो गई, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट हो गया, और एक ये हरियाणा के अवार्ड जो है, स्पोर्ट्स जो अवार्ड हैं, खेल पुरस्कार जो है, उसमें हरियाणा के जो प्लेयर्स हैं वो सारा कुछ। इन 4 टॉपिक से 5% जरूर आएंगे हर पेपर की हर शिफ्ट में सीटी के में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से करना। प्रश्न नंबर 25 है INRMP जो हरियाणा के अंदर है, इसकी फॉर्म क्या है? INRMP, तो INRMP की जो फुल फॉर्म है वो होती है इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोजेक्ट, पॉइजन रिडक्शन इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड पॉइजन रिडक्शन प्रोजेक्ट है, ये आएगा IMRMP की। प्रश्न नंबर 26 पूछा है HICA हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? जो एक फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर है HICA हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन, इसकी स्थापना किस जगह हुई थी? गुड़गांव, भिवानी, पिंजौर या फिर रोहतक? HICA और HICA की स्थापना हुई थी पिंजौर के अंदर। हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन, ये नाम याद रखना। प्रश्न नंबर 27 है सोहना कार रैली किस जिले से निकलती है? सोहना कार रैली क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सिरसा, गुरुग्राम, चंडीगढ़ या फिर अम्बाड़ा। तो सोहना कार रैली जो निकलती है वो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट से। प्रश्न नंबर 28 दिया है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंध है। देखो पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी अकबर, और नहीं पानीपत की दूसरी हुई थी, वो तो पहली हुई थी बाबर, ठीक है, दूसरी हुई थी अकबर, तीसरी थी मराठा। तो तीसरी जो लड़ाई हुई थी पानीपत की वो कब हुई थी? 1761 में। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी। मराठा हार गए थे, अहमद शाह अब्दाली इसमें जीता था। तो ये पूछा गया कि पानीपत की तीसरी लड़ाई का संबंध किससे है? सलारगंज गेट, कोस मीनार, काबुली बाग या काला अम्ब? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई का संबंध है काला अम्ब से। काला अम्ब से संबंधित है पानीपत की तीसरी लड़ाई।
प्रश्न नंबर 29 है कि देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। सिंथेटिक रबड़ प्लांट जो है देश का पहला किस जगह लगाया गया है। जयपुर, अहमदाबाद, पानीपत या शिमला। भारत की बात हुई है, भारत का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र, और वो लगाया गया हरियाणा के पानीपत डिस्ट्रिक्ट में। सिंथेटिक रबर प्लांट जो लगाया गया है हरियाणा स्टेट के पानीपत डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया है। इंडिया का पहला रबड़ प्लांट है ये, सिंथेटिक रबड़ प्लांट, कृत्रिम रबड़ बनता है यहाँ पर पानीपत डिस्ट्रिक्ट में। प्रश्न नंबर 30 दिया है कि कौन सा लोकसभा चुनाव क्षेत्र सिरसा के अंतर्गत आता है। डबवाड़ी, कड़ावली, रानिया या ये सभी। तो सारे जो क्षेत्र हैं ये सारे सिरसा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। डबवाड़ी भी सिरसा में है, रानिया भी और कलानवाली भी, ये तीनों जो है सिरसा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 31 है कि प्रसिद्ध सलारगंज गेट कहाँ पर है। यह प्रश्न रिपीट हुआ है। सलारगंज गेट कहाँ पर है। पानीपत, फरीदाबाद, रोहतक या अम्बाड़ा। तो सलारगंज गेट कहाँ पर है, पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अगला है प्रश्न नंबर 32, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 32 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है ये। प्रश्न क्या दिया है कि 1958 में हुए कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल लाने वाले पहले कुश्तीबाज कौन थे। गोल्ड मेडल लेके आया था 1958 का जो कॉमनवेल्थ हुआ था उसमें पहला रेसलर है, पहला कुश्तीबाज कौन है। मास्टर चंदगीराम, सज्जन सिंह, लीलाराम सांगवान या फिर पहलवान उदयचंद। तो वो है लीलाराम सांगवान, लीलाराम सांगवान। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, लीलाराम सांगवान ने कौन सा मेडल कब जीता था। इसने गोल्ड मेडल जीता था, कॉमनवेल्थ गेम में जीता था, इन्होंने 1958 में जीता था। रेसलर थे, ये भी ध्यान रखना, कुश्ती से संबंधित थे। कई बार आ जाता है पहलवान लीलाराम का संबंध किस खेल से है, तो ये है कुश्ती से संबंधित। 1958 के जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुए थे, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, लीलाराम सांगवान ने। प्रश्न नंबर 33 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में साक्षरता दर कितनी है। देखो जो सेंसस होगा वो 2011 का ही चलेगा, उसके बाद जनगणना अभी नहीं हुई है, तो डाटा ये 2011 के हिसाब से ही चलेगा। ये प्रश्न पुराना नहीं, ध्यान रखना 2011 की जनगणना से ही पूछा जाएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर कितनी है, तो वो है लगभग 75.55%, 75.55% ये हरियाणा का लिटरेसी रेट है 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी कि लगभग 3/4 जनसंख्या यहाँ की पढ़ी लिखी है। प्रश्न नंबर 34 है कि हरियाणा राज्य में मोरनी क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। मोरनी हिल्स आपने नाम सुना होगा, पंचकुला में है। तो इसने कहा कि जो मोरनी की जो पहाड़ी है, मोरनी का जो क्षेत्र है, वहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। एलुवियल सॉइल है यानी कछारी मिट्टी, दलदली मिट्टी, दोमट मिट्टी या फिर पथरीली मिट्टी। तो मोरनी क्षेत्र है वो पहाड़ी क्षेत्र है, मोरनी पहाड़ी आपने सुना होगा। और मोरनी की पहाड़ी है तो यहाँ पे जो मिट्टी किस प्रकार की पाएगी, पथरीली चट्टानी मिट्टी यहाँ पर पाई जाएगी, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ पर चट्टानी मिट्टी पाई जाती है, पथरीली मिट्टी पाई जाती है। मोरनी की जो सबसे ऊंची चोटी का नाम है वो है करो, ध्यान रखना, करो मोरनी की जो पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है। तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे, पथरीली। प्रश्न नंबर 35 है, प्रदेश के किस स्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था। हरियाणा की कौन सी जगह जॉर्ज थॉमस की राजधानी रही है। रानिया, हांसी का दुर्ग, टोहाना या फिर बहरामपुर। तो जॉर्ज थॉमस का जो राजधानी था वो था हांसी का किला। हांसी का जो किला था वो जॉर्ज थॉमस की राजधानी रही है। हांसी का किला जॉर्ज थॉमस की राजधानी रही है। प्रश्न नंबर 36 है कि हरियाणा का कौन सा जिला हथकरघे के लिए प्रसिद्ध है, हैंडलूम के लिए। हरियाणा का कौन सा जिला हथकरघे के लिए प्रसिद्ध है। एक और नाम लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, और वो है बुनकरों का शहर। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है, हथकरघा यानी कि जो हाथ से जो कलाकृति की जाती है, दरी चद्दर वगैरह यहाँ पे बनाए जाते हैं। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो, पानीपत। पानीपत जो डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, उसको बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। दरी चद्दर वगैरह सबसे ज़्यादा पानीपत के अंदर मिलती है, कंबल हो गए, दरी चद्दर, हैंडलूम आइटम जो भी है, हथकरघे जो है वो पानीपत डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है, बुनकरों का शहर कहा जाता पानीपत को। प्रश्न नंबर 37 दिया है कि कौन सी जगह संत सूरदास का जन्म स्थान माना जाता है। जो संत सूरदास हुए हैं उनका जन्म कहाँ पर हुआ है, ये पूछा गया है इसके अंदर।
यमुनानगर, पानीपत के समालखा में, अम्बाड़ा में या फरीदाबाद के सीही गांव में? तो संत सूरदास का जन्म हुआ फरीदाबाद के सीही गांव के अंदर। फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के सीही गांव में संत सूरदास जी का जन्म हुआ है। प्रश्न नंबर 38 दिया है, चौधरी चरण सिंह जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हिसार के अंदर, ठीक है, चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार स्थापना कब हुई थी? 1980, 90, 1970 या फिर 2000? चौधरी चरण सिंह जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। 1980 में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी हिसार के अंदर। प्रश्न नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुग्राम का मुख्य उद्योग है? गुड़गांव के अंदर इनमें से कौन सा एक उद्योग फेमस है? मारुति कार भी बनते हैं गुड़गांव के अंदर, बर्तन भी बनते हैं और फार्मास्यूटिकल्स का भी काम होता है गुड़गांव के अंदर। ये सारे जो उद्योग हैं ये गुड़गांव के प्रसिद्ध उद्योग हैं, मारुति कार, बर्तन और फार्मास्यूटिकल्स का। प्रश्न नंबर 40 दिया है कि गुड़गांव जिले का क्षेत्रफल कितना है? गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्रफल कितना है? तो गुरुग्राम का क्षेत्रफल है वो है 1253 स्क्वायर किलोमीटर, 1253 वर्ग किलोमीटर ये गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट का टोटल क्षेत्रफल है, 1253। गुरुग्राम कब बना था डिस्ट्रिक्ट? ये बना था 1 नवंबर 1966 को, जब हरियाणा बना। तो हरियाणा के शुरू में 7 जिले थे ना, उनमें से एक जिला गुरुग्राम भी था, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे हरियाणा जीके कंप्लीट होती हैं। 22 क्वेश्चन हमने हरियाणा जीके के देखे हैं। नेशनल जीके और कंप्यूटर हमारा कंप्लीट हो चुका और हरियाणा जीके का पोर्शन भी यहाँ पे ख़त्म होता है। अब आएगी पहले इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर गणित और फिर लास्ट में रीजनिंग। देखो इंग्लिश आपको डिफ़िकल्ट लगती होगी, लेकिन जो प्रश्न मैं करवा रहा हूँ सिर्फ उतने ही कर लो। जो वर्ड मीनिंग, जो एरर दिखाना है, ये ही प्रश्न पूछे जाएंगे सीईटी के पेपर में। आप ज़्यादा भड़क मत लो। हर पर्सन को अच्छे से समझाने की कोशिश की जाएगी, खासकर इंग्लिश को, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो इंग्लिश की क्लास स्किप मत किया करो, देखने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 41, 41 नंबर दिया है, इसका एंटोनियम, एंटोनियम क्या होता है? विलोम, विपरीत अर्थ बताओ इसका उल्टा शब्द, अपसर्ड का। पहले तो ये देखो अपसर्ड का मतलब क्या होता है। अपसर्ड का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण। क्या होता है? मूर्खतापूर्ण हरकत करना, मूर्खतापूर्ण यानी कि पागलपन, गलत काम करना। तो मूर्ख व्यक्ति हो गया अपसर्ड। गिल्टी तो होता है जो अपने आप को जो दोषी महसूस करे, दोषी, वो गिल्टी। सेंसिबल क्या होता है? सेंसिबल होता है समझदार। रेडिकुलस क्या होता है? हंसने वाला। सिंसियर क्या होता है? निष्ठावान, जो सिंसियर स्टूडेंट होता है, जो भाई अपने वादे का पक्का वो। तो अपसर्ड का मतलब हो गया मूर्ख। तो सेंसिबल का मतलब क्या होगा? समझदार। तो इसका विलोम शब्द जो एंटोनियम बनेगा वो बनेगा सेंसिबल। अपसर्ड का जो एंटोनियम बनेगा वो बनेगा सेंसिबल। सेंसिबल का मतलब समझदार और अपसर्ड का मतलब मूर्खता। 42 नंबर दिया है, वन वर्ड आपको बताना है। द स्टडी ऑफ एंशिएंट इवेंट्स एंड सोसाइटी, जो पूर्व की जो घटनाएं हो चुकी है उनका अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? उनके अध्ययन को क्या कहते हैं? जो पुरानी घटनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करने को क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, आर्कियोलॉजी या फिर हिस्ट्री? द स्टडी ऑफ एंशिएंट इवेंट्स, पुरानी घटनाओं का पढ़ना, वो क्या होती है? हिस्ट्री, इतिहास, ठीक है। पुरानी घटनाओं के बारे में जो हम पढ़ते हैं, बाबर, हुमायूं का युद्ध और भी जो चीज़ें पढ़ते हैं वो सारा हिस्ट्री है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है? वो होता है जो मानव विज्ञान से संबंधित है। एंथ्रो मतलब ह्यूमन, एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान। आर्कियोलॉजी होते हैं जो खंडर वगैरह, जो पुरानी जो हवेली वगैरह हैं उनसे संबंधित। इवेंट्स नहीं आएगा, एंशिएंट इवेंट में तो आएगा हिस्ट्री। और एंशिएंट प्लेसेस वगैरह की खोज करे वो होता है आर्कियोलॉजी। सोशियोलॉजी क्या होता है? सोशियोलॉजी है समाज शास्त्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा हिस्ट्री, ऑप्शन डी। 43 नंबर है, इसमें भी वन वर्ड बताना है और ये दिया कि वन हु लव्स मैनकाइंड, जो इंसानों से प्यार करता है, मानवता से जो प्यार करता है, तो वो क्या होता है? फिलंथ्रोपिस्ट। फिलंथ्रोपिस्ट उसको कहा जाता है। फिलंथ्रोपिस्ट क्या होता है? जनहितैषी, लोगों का भला करने वाला, जनहितैषी, ठीक है। ह्यूमनिस्ट क्या होता है? ह्यूमनिस्ट तो होता है मानवतावादी। फिलोलॉजिस्ट ये होता है भाषाविद, अनेक भाषाओं का ज्ञानी। फिलोसफर क्या होता है? दार्शनिक। तो जो मानवता से प्यार करे वो होता है फिलंथ्रोपिस्ट। 44 नंबर है कि करेक्ट स्पेलिंग बताना है इंसाइक्लोपीडिया की।
इंसाइक्लोपीडिया जो हम डिक्शनरी होते हैं उसको बोलते हैं विश्वकोश, इंसाइक्लोपीडिया। इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी इंसाइक्लोपीडिया की? ये ENCYCLOPEDIA, इंसाइक्लोपीडिया, विश्वकोश। क्वेश्चन नंबर 45 है, करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है ब्यूरोक्रेसी की। ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही। ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग ये आएगी BUREAUCRACY। सबसे इंपॉर्टेंट है ब्यूरो की स्पेलिंग याद करना, ब्यूरो की स्पेलिंग जरूर याद करना, BUREAUCRACY, नौकरशाही तंत्र। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है, ये इडियम आपको बताना है और इडियम दिया है इन हाई स्पिरिट्स। इन हाई स्पिरिट्स यानी कि खुशी होना, खुश रहना, इन हाई स्पिरिट्स, खुश रहना। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 46 के जो ऑप्शन है वो है ये, क्रिएट कन्फ्यूजन, फील जॉयफुल, रिमेन काम या बिकम सक्सेसफुल। तो इन हाई स्पिरिट्स का मतलब होता है खुश होना, यानी कि फील जॉयफुल, खुशी महसूस करना, अपने आप को जॉयफुल, प्रफुल्लित महसूस करना। ठीक है, क्रिएट कन्फ्यूजन का मतलब होता है कन्फ्यूज की स्थिति में रहना, रिमेन काम मतलब शांत रहना, बिकम सक्सेसफुल मतलब कामयाब होना। तो ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। 47 नंबर है, इसमें भी आपको इडियम बताना है। इडियम किसका बताना है? ये हैव सेवरल आयर्स इन द फायर, आग के अंदर ज़्यादा लोहे होना, एक से अधिक चीज़ें होना मतलब। ठीक है, आग के अंदर एक साथ अलग अलग रोड जो लोहे के रखना, वो इसका मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा काम करना, एक से ज़्यादा काम करना। हैविंग टू मैनी इंगेजमेंट एट ए टाइम, एक काम पर ही कई काम करके दिखाना। ठीक है, हैविंग टू मैनी एंगेजमेंट एट ए टाइम, हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है और इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। वी नीड ए ब्लैंक लीडर फॉर द नेशन इन द दिस ट्रबल्ड टाइम, इस संकट की स्थिति में हमें देश के लिए एक नेता चाहिए। कैसा नेता चाहिए? देखो, ट्रबल्ड टाइम है देश, यानी कि उस समय देश में संकट की स्थिति हो रखी है, तो उस समय कैसा नेता चाहिए? ऊर्जावान नेता चाहिए। गिफ्टेड तो होता है जो गिफ्ट दिया गया, दानी नहीं, गिफ्टेड तो नहीं आएगा। हार्डकोर का भी नहीं आएगा, वो होता डायनामिक, एक डायनामिक लीडर जो हमें लीड कर सके इस संकट की स्थिति में। डायनामिक लीडर, डायनामिक यानी कि ऊर्जावान नेता। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, इसमें भी फिल इन द ब्लैंक फिलअप करना है। इफ़ यू किल एस, अगर आप हमें मारते हो, द एम्पायर कैन अटैक यूर किंगडम, जो बादशाह है वो आपके राज्य पर आक्रमण करेगा। ऑन द ब्लैंक ऑफ अवेंजिंग आवर डेथ, हमारी मृत्यु का बदला लेने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या बताया कि हमारे बदले का जो, हमारी जो मौत है उसके बदला लेने के लिए, उसके नाम से भाई अगर आप हमें मार देते हो तो हमारा जो बादशाह है वो तुम्हारे राज्य पर आक्रमण कर देगा हमारी मौत के बाद। प्रिटेक्स होता है बहाना किसी के नाम पे, एक्सक्यूज अलग चीज़ होती है, गोज और प्रिटेंस, तो ये आएगा प्रिटेक्स्ट। प्रिटेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि हमारा नाम लेकर हमारी मौत के बाद। ठीक है, ऑन द प्रिटेक्स ऑफ एवेंजिंग आवर डेथ, हमारी मौत का बदला लेने के बहाने हमारा जो बादशाह है वो तुम्हारे राज्य पर आक्रमण कर देगा। प्रिटेक्स इसका सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है और इसमें आपको बताना ग्रामेटिकल एरर किस हिस्से में है पूरे सेंटेंस में। आई सेड यू टू प्रिपेयर द आर्टिकल यस्टरडे बट यू डिडंट, मैंने तुमसे कहा था आर्टिकल तैयार कर दो लेकिन तुमने नहीं किया। इसमें क्या एरर है? अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो शुरू में ही आपको एरर दिख जाएगा। आई सेड यू टू प्रिपेयर द आर्टिकल यस्टरडे, मैंने तुम्हें कल कहा था, ये बात कल कही थी ये बात कि आर्टिकल तैयार कर दो। यस्टरडे पास्ट में बात हो रही तो यहाँ पे सेड नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी। आई सेड यू की जगह क्या आएगा? आई टोल्ड यू। जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपने पढ़ा हो, मैंने तुम्हें कल कहा था, तो आई टोल्ड यू। ठीक है, आई सेड यू की जगह क्या आएगा? आई टोल्ड यू आएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, इसमें भी ग्रामेटिकल एरर बताना है, किस पोर्शन में ग्रामेटिकल एरर है। इफ़ दे हैड ए प्लेग्राउंड हेयर, अगर उनके पास यहाँ पर एक खेल का मैदान होता, दे कैन प्ले आफ्टर देयर स्कूल इज अवर, वो यहाँ जैसे उनका स्कूल खत्म होता वो यहाँ पर खेल सकते थे।
अब देखो इसमें एरर कहाँ पर है। इफ़ दे हैड ए प्लेग्राउंड हेयर, अगर उनके पास यहाँ पर कोई खेल का मैदान होता, ठीक है, दे कैन प्ले आफ्टर देयर स्कूल इज़ ओवर। देखो ये कैन का मतलब क्या होता है, सकते हैं, खेल सकते हैं, लेकिन ये बात हो रही है इफ़ में। इफ़ का मतलब संभावना, अगर ऐसा होता तो वो खेलते, खेल सकते नहीं, वो खेल सकते, उनके, ये प्रेजेंट में नहीं आएगा, ये एक संभावना की बात हो रही है। कैन तो होता प्रेजेंट में, अब ऐसा हो सकता है, लेकिन ये कंडीशन जब है इफ़ आगे दिया गया है, यानी कि अगर खेल का मैदान होता तब भी तो वो खेल सकते थे, तो यहाँ पर कैन नहीं आएगा, कैन नहीं आएगा। कैन की जगह क्या आएगा यहाँ पर, वुड। दे वुड प्ले आफ्टर देयर स्कूल इज ओवर, उनके स्कूल ओवर होने के बाद यहाँ पे खेल पाते वो। तो दे कैन प्ले, ये एरर है, प्ले की जगह, दे कैन प्ले की जगह क्या आएगा, दे वुड प्ले, वो यहाँ पर खेल पाते। क्वेश्चन नंबर 52 है, और इसमें भी आपको बताना है कि कोई करेक्शन रिक्वायर्ड है या नहीं है। और ये करेक्शन कहाँ पर देखनी है, ये वाज फाइंड बीइंग, इसमें देखनी है ये सही है या कोई 3 ऑप्शन इसमें आएगा। सेंटेंस क्या है, ऑन इंस्पेक्शन ए 100-year-old ब्रिज वाज फाइंड बीइंग टू वीक टू टेक द लोड ऑफ लैक्स ऑफ व्हीकल एवरी डे। जांच में कोई जो कई 100 साल पुराना ब्रिज, उसमें वो कमज़ोर पाया गया, और वो इतने लाखों लोगों का जो व्हीकल का जो लोड होता है रोड पे, वो उसको सहन नहीं कर सकता। ये इंस्पेक्शन के अंदर पाया गया था। तो इसमें पूछा वाज फाइंड बीइंग में क्या आएगा। देखो पास्ट की बात हो रही है, तो वाज फाइंड बीइंग की जगह क्या आएगा, वाज फाउंड टू बी, वाज फाउंड टू बी, ये इसके अंदर आएगा, ठीक है। पैसिव सेंस के लिए दिया गया है ये, पैसिव के लिए वाज वर्ब की 3rd फॉर्म आएगी। वाज फाइंड बीइंग की जगह क्या आएगा, वाज फाउंड टू बी। 53 का है, इसमें भी आपको चेंज करके बताना है कुछ करेक्शन है या नहीं है, और ये करनी है वाज डिरेल्ड में, इसमें वाज डिरेल्ड एट। सेंटेंस क्या है कि येस्टरडे 11 कोचेज ऑफ ए ट्रेन हेडेड फॉर दिल्ली वाज डिरेल्ड एट वैशाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया है, और इसमें भी आपको करेक्शन बतानी है, करेक्शन बतानी है आपको इसमें, वाज डिरेल्ड एट, ठीक है। सेंटेंस दिया है येस्टरडे 11 कोचेज ऑफ ए ट्रेन हेडेड फॉर दिल्ली वाज डिरेल्ड एट वैशाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। कल एक ट्रेन जो दिल्ली जा रही थी वैशाली डिस्ट्रिक्ट जो बिहार में है, उस जगह उस ट्रेन के 11 कोच थे वो पटरी से उतर गए थे। एक ट्रेन के 11 डब्बे पटरी से उतर गए थे जो दिल्ली जा रही थी, ठीक है। इसमें आपको बताना वाज डिरेल्ड है, इसकी जगह क्या आएगा। इसमें देखो आपको कुछ ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। इसमें दिया है 11 कोचेज ऑफ ए ट्रेन, 11 कोचेज ऑफ ए ट्रेन, एक ट्रेन के 11 डब्बे उतरे थे, ट्रेन नहीं उतरती, डब्बे उतरते, ट्रेन की बोगी उतरती है, ठीक है। तो 11 कोचेज, ये क्या दिया गया, प्लूरल में दिया है, बहुवचन में दिया है, प्लूरल में 11 कोचेज 11 डब्बे। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो वाज सिंगुलर वर्ब है, इसकी जगह क्या आएगी, वर। 11 कोचेज वर, सिंपल इतना पढ़ लो, 11 कोचेज ऑफ ए ट्रेन वर डिरेल्ड, पटरी से उतर गए थे। तो वाज डिरेल्ड की जगह क्या आएगा, वर डिरेल्ड आएगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 में था ये, ठीक है। और ये है क्वेश्चन नंबर 53 का, ऑप्शन आ जाएगा वर डिरेल्ड, ठीक है। ऑप्शन बी आएगा वर डिरेल्ड इन। इन क्यों आएगा, इन डिस्ट्रिक्ट दे रखा, इन ब्लैंक डिस्ट्रिक्ट, तो इन वैशाली डिस्ट्रिक्ट दे रखा, इसलिए ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, वर डिरेल्ड इन वैशाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। क्वेश्चन नंबर 54 और 55, इन दोनों में पैसेज दिए गए हैं और आपको आंसर करना है पैसेज पढ़ के। ये जो दोनों क्वेश्चन हैं ये आपको इसकी PDF में मिलेंगे, PDF से आप कर लेना आराम से। PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा नॉलेज हब का, आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, और जो कैंडिडेट पहली बार क्लास देखे वो नॉलेज हब को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमारी इंग्लिश खत्म होती है क्वेश्चन नंबर 55 तक। अब प्रश्न नंबर 56 शुरू होता है, और यहाँ से शुरू होता है हिंदी। अब हम प्रश्न नंबर 56 से पढ़ेंगे हिंदी। जीके, कंप्यूटर, हरियाणा जीके और इंग्लिश हमारी हो चुकी है, अब हिंदी पढ़ेंगे, उसके बाद गणित आएगा और लास्ट में आएगी रीजनिंग। तो प्रश्न नंबर 56 दिया है, हिंदी का पहला प्रश्न है। इसमें दिया गया कि हमारा भावी जीवन
निसंदेह उज्जवल होगा। हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा। इसमें रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। किसका बताना है? ये भावी। भावी जो शब्द है इसका विलोम बताना है। हमारा भावी जीवन, भावी मतलब आगे आने वाला जीवन, भविष्य का जीवन जो है, तो भावी शब्द का विलोम बताना है। पूर्व यानी कि पहले का, भविष्य मतलब आगे आने वाला, अतीत मतलब पीछे गया हुआ, वर्तमान जो अभी चल रहा है। तो भावी शब्द, इसका अगर हिंदी में देखें तो भावी का मतलब भविष्य होता है, लेकिन इसने पूछा इसका विलोम शब्द आपको बताना है, इसका उल्टा शब्द आपको बताना, विपरीत अर्थक। भावी मतलब भविष्य में आने वाला, और उसका विलोम क्या होगा? अतीत, यानी कि जो बीत गया, पुराने समय का हो चुका है। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, इसका उत्तर होएगा वो होगा अतीत। ऑप्शन बी इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 53 है, बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? बोध शब्द का यानी कि ये कहते हैं कि मुझे इस चीज़ का बोध हो गया, मतलब मुझे उस चीज़ की अनुभूति हो चुकी है। ये कहते हैं कि उसे अपनी गलती का बोध हो गया था, उसे सच्चाई का बोध हो गया था। तो क्या यानी कि उसे उस चीज़ की अनुभूति हो गई है। तो बोध शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? अनुभूति होना। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। बोध का समानार्थी शब्द अनुभूति होगा। प्रश्न नंबर 58 दिया है, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अज, एजन्मा, जो नीचे जो शब्द दिए हैं, ठीक है, तो इसमें अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। यानी कि जो अज है, अज का एक अर्थ होता है एजन्मा, जिसका कभी जन्म ना हुआ हो, जिसका अभी तक जन्म ना हुआ हो। दूसरा अर्थ क्या होगा इसका? आजन्म, आजीवन, निर्भीक या फिर ईश्वर। अजन्मा क्या होता है? जिसका कभी भी जन्म ना होता हो, जिसका ना तो कभी जन्म हो और ना ही मृत्यु हो, अर्थात वो क्या बनेगा? ईश्वर होगा। अज, अजन्मा, और इसका दूसरा शब्द क्या होगा? ईश्वर। अजन्मा यानी कि जिसका जन्म ना हो, अज अजन्मा यानी कि जिसका ना तो जन्म हुआ हो और ना ही मृत्यु हुई हो, तो वो कौन होता है? ईश्वर होता है। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 दिया है अगला, अविराम का अर्थ निरंतर होता है। यानी कि अविराम का अर्थ क्या होता है? निरंतर चलना, बिना विराम के, ठीक है। परंतु इसके समरूपी शब्द अभिराम का क्या अर्थ होता है? अविराम का अर्थ है निरंतर, लेकिन अभिराम का आपको अर्थ बताना है। अभिराम, अभिराम का क्या अर्थ होता है? सुंदर। अविराम का अर्थ है निरंतर, ये तो ऐसे ही दे दिया। इसका समरूपी शब्द है अभिराम, और अभिराम का अर्थ क्या होता है? सुंदर, ठीक है। अविराम का अर्थ है निरंतर और अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। प्रश्न नंबर 60 दिया है, जिसके पास कुछ भी न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसके पास कुछ भी न हो उसे क्या कहते हैं? अकिंचन, आकुंचन, किंचित या फिर अलभ्य। जिसके पास कुछ भी ना हो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है अकिंचन। अकिंचन उसको कहा जाता है जिसके पास कुछ भी ना हो। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 60 का। प्रश्न नंबर 61 दिया, संधि के 3 भेद। संधि 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा कौन सा होता है? विसर्ग संधि। 3 भेद होते हैं संधि के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। तो पहली है स्वर संधि, दूसरी आएगी व्यंजन संधि और तीसरी आएगी विसर्ग संधि। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। एक चीज और ध्यान रखना, ये जो स्वर संधि होती है इसके 5 उपभेद होते हैं स्वर संधि के। कौन कौन से होते हैं? एक तो दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है वृद्धि संधि, तीसरा है गुण संधि, चौथा है यण संधि और 5वां है अयादि संधि। ये 5 उपभेद होते हैं स्वर संधि के। दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। प्रश्न नंबर 62 दिया है, प्रतिमान में कौन सा समास है? प्रतिमान में तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययभावी। देखो द्वंद्व समास क्या है? जिसके बीच में डंडी आए, 2 शब्दों के बीच में ऐसे ये हाइफन आए, ये हम जो नॉर्मली याद रखने की बात करते हैं, ठीक है। द्वंद्वों में, द्विगुओं में जिसमें संख्या का जिक्र हो, ठीक है, जिसमें संख्या का जिक्र हो। अव्ययभावी समास क्या होता है? जिसमें प्रथम पद प्रधान हो, पहला पद, और वो ही अव्यय हो। अव्यय शब्द क्या होता है? जिसमें लिंग वचन कारक का प्रभाव ना पड़े। तो प्रतिमान में अव्यय क्या है? प्रति। प्रतिमान एक अव्ययभावी समास है क्योंकि इसमें एक अव्यय का प्रयोग किया गया है, वो है प्रति, ठीक है। तो इसमें कौन सा समास आएगा? अव्ययभावी समास आएगा प्रतिमान के अंदर, अव्ययभावी समास है।
प्रश्न नंबर 63 दिया है, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है, इसको सरल वाक्य में बदलिए। एक वाक्य दिया गया संयुक्त वाक्य कि वह दंड से बचना चाहता था, कॉमा इसलिए भाग गया। इसको अगर हम सरल वाक्य यानी कि कहने का मतलब है कि एक ही लाइन में इसको कहना हो तो कैसे कहा जाएगा? वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। तो इसको अगर सीधा सीधा बोलेंगे तो इसमें बनेगा कि दंड से बचने के लिए वह भाग गया। जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो, एक ही सकर्मक क्रिया हो, काम एक ही हो रहा हो, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। भाग जाना इसमें क्रिया है, ठीक है। तो दंड से बचने के लिए वह भाग गया, ये इसका सरल वाक्य बनेगा। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 दिया है, निम्नलिखित में साधारण धर्म क्या है? निम्नलिखित में से साधारण धर्म क्या है? कोमल कलाइयाँ कमल कुसुम सी, नयन मृग नयन से सुंदर। कोमल कलाइयाँ कमल कुसुम सी, नयन मृग नयन से सुंदर। इसमें साधारण धर्म कौन सा है? कलाइयाँ, कोमल, सुंदर, सी या से, नयन, कमल। तो इसमें जो साधारण धर्म है वो है कोमल और सुंदर। कोमल और सुंदर है, ठीक है। यानी कि कौन सा होता है जिसमें उपमा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। साधारण धर्म यानी कि उपमा अलंकार है। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 है, अपनी करनी पार उतरनी। अपनी करनी पार उतरनी ये एक लोकोक्ति है, इसका अर्थ क्या होगा? अपनी करनी पार उतरनी का मतलब है जो जैसे कर्म करोगे वैसा फल आपको ही भुगतना पड़ेगा। अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। अपनी करनी पार उतरनी यानी कि जैसा आप करोगे वैसा ही भुगतना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका वो उत्तर होगा। अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है, अपनी करनी पार उतरनी। प्रश्न नंबर 66 दिया है कि स्वरों का उच्चारण कैसे किया जाता है? स्वरों का उच्चारण प्रश्न नंबर 66 में दिया है। व्यंजन की सहायता से होता नहीं। देखो, व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, लेकिन स्वरों का उच्चारण करते समय व्यंजन की कोई जरूरत नहीं होती। ऑप्शन ए गलत है। अनुस्वार की सहायता होती है, नहीं। देखो, स्वरों के उच्चारण में अनिस्वार की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, ना ही व्यंजनों की पड़ती। अनुनासिक की भी नहीं पड़ती। अनुनासिक जैसे न, अण, इनमें ये स्वर है ही नहीं, ये तो व्यंजन में है। तो स्वरों के उच्चारण में ना तो व्यंजन की जरूरत पड़ती, ना अनुनासिक की और ना ही अनुस्वार की। स्वर क्या होते हैं? स्वर होते हैं जो बिना किसी सहायता से जिनका उच्चारण किया जाए। स्वर वो होते हैं जिनका उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की जरूरत ना पड़े, ठीक है। वो होते हैं स्वर, बिना किसी दूसरे की सहायता से जिनका उच्चारण किया जाता है। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 दिया है, अलौकिक का शुद्ध शब्द है। अलौकिक शब्द इसको शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाएगा? तो अलौकिक नहीं होता, ये होता अलौकिक। अलौकिक। ऑप्शन सी जो दिया है अलौकिक। अलौकिक नहीं होता, अलौकिक होता वो। प्रश्न नंबर 68 दिया है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें 3-3 नाम दे रखे हैं। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके तीनों के तीनों नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी कि जिसमें किसी व्यक्ति के बारे में व्यक्ति का नाम लिया गया है? जैसे लखनऊ, आम और बुढ़ापा। तो आम क्या है? ये व्यक्तिवाचक ये संज्ञा नहीं है, बुढ़ापा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ममता, वकील, पुस्तक। तो पुस्तक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा है। कृष्ण, कामयानी, मिठास। तो मिठास क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। राम, रामचरितमानस और गंगा, ये तीनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। ये तीनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 69 दिया है, कौन सा निजवाचक सर्वनाम नहीं है? निजवाचक सर्वनाम का मतलब होता है मैं, मेरा, हम, हमारा, ये सब। निज, आप, हम और खुद। तो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो वो आएगा हम। हम निजवाचक नहीं होता, ये कौन सा होता? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक। निज का मतलब होता खुद से, मैं, मेरा, खुद से। हम का मतलब होता पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष जो हम पढ़ते हैं उसमें उत्तम पुरुष होता है हम, ठीक है। ये ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 है कि कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? 4 शब्द में से 3 शब्द विशेषण है, 1 शब्द विशेषण नहीं है। उत्कृष्ट, या उत्कृष्ट ये कहते हैं उसका उत्कृष्ट प्रदर्शन था, उसके प्रदर्शन की विशेषता बताइए कैसा प्रदर्शन था? उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था, तो ये भी विशेषण हो गया। वो धृष्ट व्यक्ति है,
इसमें भी धृष्ट जो है विशेषण है, निष्कृष्ट भी विशेषण है, लेकिन विषाद जो शब्द है, विषाद, ये विशेषण नहीं है, ये एक भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा का बोध कराता विषाद। ठीक है, तो ये हमारे 70% पूरे हो गए और यहाँ पे हमारी हिंदी जो है वो कंप्लीट होती है। जीके, कंप्यूटर, हरियाणा जीके, इंग्लिश और हिंदी हमारी पूरी हो गई। अब हम पहले करेंगे गणित और लास्ट में करेंगे हम रीजनिंग। प्रश्न नंबर 71 से अब हमारा जो है वो गणित का टॉपिक स्टार्ट होता है। अब हम गणित के सवाल करेंगे 15 सवाल और 15 सवाल करेंगे हम रीजनिंग के। अब दिया सवाल नंबर 71, गणित का पहला सवाल है ये। इसमें पूछा है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6, 7, 8, 9 और 12 से भाग करने पर हर बार शेष 2 बचेगा। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको 6, 7, 8, 9 और 12 से जब अगर हम भाग करेंगे तो शेष 2 बचेगा। तो सबसे पहले तो वो संख्या निकालो जो इन चारों अंकों से भाग होती है, 6, 7, 8, 9 और 12। ऐसी सबसे छोटी संख्या जो इन सभी से भाग होती है वो क्या होगा, इनका एलसीएम आएगा। इन सभी संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो संख्या ऐसी होगी जो इन पांचों संख्याओं से भाग होगी। 6, 7, 8 और 9 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो वो आएगा 504। 504 वो छोटी से छोटी संख्या है जो 6 से भी भाग होती है, 7 से भी, 8 से भी, 9 से भी और 12 से भी। लेकिन अब इसने बताया कि 2 शेष बचना चाहिए, तो यानी कि ये संख्या 2 फालतू होनी चाहिए। इसमें 2 शेष है वो ऐड कर देंगे तो वो नई संख्या क्या आ जाएगी, 506। 506 ऐसी संख्या है जिसको 6, 7, 8, 9 और 12 से भाग देने पर हर बार 2 शेष बचेगा। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। एलसीएम लेके उसमें 2 जोड़ देना है। सवाल नंबर 72 दिया है, एक कॉलेज में 1/3 लड़के, यानी कि अगर मान लो क्लास में जितने भी लड़के थे, x लड़के थे तो x/3 लड़के, और आधी लड़कियां, यानी कि अगर लड़की y थी तो y/2 लड़कियां एक कैंप में गए और कैंप में कुल 500 विद्यार्थी थे, यानी कि x/3 प्लस y/2 अगर जोड़ेंगे तो ये 500 दिया गया है, ये बताया गया है, क्योंकि 1/3 लड़के और आधी लड़कियां गई थी। इसने कहा कि यदि कैंप में 300 लड़के हैं, यानी कि x/3 का मान कितना दे दिया, 300 दिया है। भाई 1/3 लड़के गए थे ना, x/3 माना था और उनका मान दे दिया 300, तो x का मान कितना हो जाएगा, 900। समझ गए? तो टोटल क्लास में लड़के कितने हैं, 900 लड़के हैं टोटल क्लास के अंदर, सारे के सारे क्लास में टोटल लड़के कितने हो गए, 900 लड़के हो गए। x/3 का मान 300 दे दिया। 500 में से 300 लड़के गए थे तो लड़कियाँ कितनी गई थी, 200। लेकिन लड़कियाँ देख कितनी रखी है, y/2 गई थी, तो y टोटल कितना हो जाएगा, 200 गुणा 2 करेंगे तो 400। क्लास में 400 लड़कियां हैं, 900 लड़के हैं। टोटल विद्यार्थी पूछा कितने हो गए, तो 900 लड़के प्लस 400 लड़कियां, टोटल विद्यार्थी कितने हैं क्लास के अंदर, 1300। ठीक है, 1/3 लड़के गए हैं, 1/3 का मान दे दिया 300, तो टोटल लड़के कितने हो गए, 900। आधी लड़कियां गई है, 500 में से 300 लड़के, तो लड़की कितनी गई, 200। आधी लड़कियों का मान 200 है तो टोटल लड़की कितनी हो गई, 400। स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 900 प्लस 400, 1300। सवाल नंबर 73 है कि 2 संख्याओं का HCF है 6 और LCM है 120, तो ऐसी संख्याओं का कौन सा एक जोड़ा है, यानी कि ऐसी संख्याओं का जोड़ा बताना 4 ऑप्शंस में से जिनका LCM आएगा 120 और HCF आएगा 6। देखो LCM 120 तो लगभग सभी का आ जाएगा, LCM से मतलब नहीं है। ऐसे सवाल में हमें HCF देखना है, HCF मतलब 6। HCF 6 का मतलब है कि वो संख्या, वो जोड़ा जो 6 का मल्टीपल है और दूसरे संख्याओं का नहीं है। देखो 12 एक, ये देखो ये 2 तो है ही नहीं 6 की मल्टीपल। ऑप्शन ए और सी में कन्फ्यूज़न है। ऑप्शन सी में देखो 12 और 60, इनका अगर HCF निकालोगे तो वो HCF 6 नहीं आएगा, HCF कितना आएगा, 12 आएगा इसका HCF। 12 और 60 का HCF 12 आएगा, क्योंकि 12 और अगर 6 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 2 और 30। 2 और 30 फिर कट रहे हैं आपस में 2 से, 1 और 15। ठीक है, तो HCF इसका 12 होगा, 6 नहीं होगा। 6 HCF आएगा 24 और 30 का, 24 और 30 का 6 HCF आएगा, अंदर बचेगा 4 और 5। तो वो संख्याओं का जोड़ा है 24 और 30 जिसका HCF 6 है और LCM 120 है। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 ये सिंप्लीफिकेशन का है। 1040 को 65 से भाग देना है, घटा 8 गुणा में 1/2 ऑफ ब्रैकेट। देखो पहले हमें लगाना है BODMAS, डिवाइड मल्टीप्लाई वो लास्ट में कर लेंगे, पहले ब्रैकेट, उसके बाद आएगा ऑफ। ऑफ का मतलब का, और का हिंदी में अर्थ होता है गुणा। ठीक है, तो 1040 को अलग से 65 से भाग देना है, ये तो एक साइड में हो जाएगा। इसको 65 से अगर भाग देंगे तो ये आएगा 16 माइनस 8 गुणा में 1/2 गुणा में 1/2 में से 1/3 अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1/6 ये आएगा। अब पहले इसको सोल्व करना है। 2 चौके 8,
4/6 करेंगे यानी कि 2/3। 16 में से 2/3 घटा दो, कितना बचेगा? 46/3। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 75 दिया है, यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 17 है तो उसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? देखो, अगर विषम संख्याओं का औसत दिया है तो जो बीच की संख्या होती है ना, एकदम बीच की, वो उनका एवरेज होती है। जैसे 5 संख्या दी है तो 2 इधर और 2 इधर, तो ये बीच की जो संख्या है ना, तीसरे नंबर वाली, वो इनका एवरेज होती है। अगर ये 6 संख्या सम संख्या दे देता 5, तो इनके जो बीच की जो संख्या होती है वो एवरेज होती है। अगर 6 संख्या देता तो इनको 2 संख्याओं के बीच का औसत होता है। तो 5 संख्याएं दे रखी है और इनका औसत है 17, तो इसका मतलब जो बीच की संख्या वो कितनी है? 17। अगली विषम संख्या क्या होगी? 19। इससे अगली क्या हो जाएगी? 21। तो सबसे बड़ी संख्या पूछी है वो हो जाएगी 21। अगर सबसे छोटी संख्या पूछता तो इससे पहले वाली संख्या 15 थी और इससे पहले वाली 13। सबसे छोटी संख्या इसमें 13 होती है और सबसे बड़ी संख्या इसमें 21 होती। क्रमागत दे रखी लगातार संख्याएं, तो औसत है 5 संख्या विषम, तो बीच की संख्या इनका औसत हो जाएगी। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि x मान के एक संख्या, अगर पहली संख्या मान लो आपने x मान ली, दूसरी, देखो विषम संख्याओं के बीच में 2 का अंतर होता है, दूसरी x+2, तीसरी x+4, चौथी x+6 और पांचवी x+8। इन सभी को जोड़ के 5 से भाग करते, फिर बराबर ये 17 रखते, तो x का मान निकलता। x का मान निकलेगा वो सबसे छोटी संख्या आएगी, हमें सबसे बड़ी निकालने तो वो आएगा x+8 करके। जैसे आपको सही लगे वैसे सोल्व कर लेना। अगला है प्रश्न नंबर 17, और प्रश्न नंबर 17 में क्या दिया है? एक कॉलोनी में बच्चे, महिला और पुरुषों की संख्या का अनुपात 6:4 है। 6:4:3 यानी कि टोटल कितने हो गए? ये 13। ठीक है, कॉलोनी में न्यूनतम सदस्य 200 हैं, तो कॉलोनी में महिलाओं की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? भाई हमने मान लिया लड़के कितने हैं? 6x, महिलाएं कितनी है? 4x, पुरुष कितने हैं? 3x। टोटल ये कितने हो गए? 13x। टोटल जनसंख्या कितनी है कॉलोनी की? 13x। यानी कि कॉलोनी की जो जनसंख्या है वो 13 का गुणनखंड है, 13 का मल्टीपल है। और इसने ये कहा है कि कॉलोनी की संख्या कम से कम 200 है, यानी कि कॉलोनी की संख्या हमें 200 से फालतू लेनी है कम से कम। ठीक है, तो 13 का वो फैक्टर जो 200 के आसपास है, 200 प्लस जो पूरा पूरा भाग जाता है, तो वो है 208। 200 तो 13 से पूरा भाग होता नहीं है, 201 भी नहीं होता, 202 भी वो होता, 208 जो 13 से पूरा पूरा भाग होता है। 208 को अगर हम 13 से भाग देंगे तो 16 पे चला जाएगा। ठीक है, 13 गुणा में 16 बराबर 208। इसका मतलब x का मान कितना आ गया? 16 आ गया। 208 क्यों लिया है? क्योंकि इसने कहा है कि कॉलोनी में कम से कम सदस्य 200 हैं, 200 से नीचे कोई सदस्य नहीं है कम से कम। टोटल जनसंख्या जो हो 200 से ज़्यादा है कॉलोनी की। ठीक है, और ध्यान रखना है लेकिन ये 13 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि इन सभी का जोड़ बन रहा है 13x। भाई कोई आदमी, बालक, बच्चा कुछ भी हो, पॉइंटों में तो होने से रहा पूरा ही तो होगा। ऐसा तो है नहीं कि आधा बच्चा जोड़ लिया, महिलाएं 1/4 जोड़ दी, तो वो हो गया 208 कम से कम सदस्य हैं कॉलोनी में। यानी कि इसका 16 गुना, x का मान कितना आ गया? 16। इसने पूछा कि कॉलोनी में महिलाओं की न्यूनतम संख्या कितनी है, तो महिलाओं का अनुपात कितना था? 4x, x का मान आ गया 16, तो 4 गुणा 16 करेंगे तो 64। कॉलोनी में कम से कम 64 महिलाएं हैं। पुरुष पूछे तो 16 को 3 से गुणा कर देना, 16 तिया 48, 48 पुरुष है। बच्चे पूछते तो 16 को 6 से गुणा कर देते, 16 छिक 96, 96 बच्चे हैं। न्यूनतम पूछे इसने, सबसे न्यूनतम संख्या पूछी है। ठीक है, महिलाओं की न्यूनतम संख्या पूछे तो हमें 200 के आसपास न्यूनतम संख्या लेनी है कॉलोनी की। अधिकतम पूछता तो अधिकतम तो हम 200 से फालतू कितने भी हो जाते, लाख करोड़ कितने भी, अधिकतम तो निकल ही नहीं सकता। न्यूनतम पूछे तो इसका मतलब ये जो जनसंख्या है ये भी न्यूनतम लेनी है, लेकिन 200 से फालतू लेनी है। तो जो न्यूनतम है वो 208 है, जो 13 से पूरा पूरे भाग होती है। तो महिलाएं कितनी है कॉलोनी में? 64 हैं। प्रश्न नंबर 73 है कि 3 साल पहले बेंगलोर की जनसंख्या 3 लाख थी। यदि है संख्या लगातार 3 साल के दौरान 2%, 5% और 4% की दर से बढ़ते तो वर्तमान जनसंख्या क्या है? देखो पहले कितनी थी? 3 लाख, 3 और लाख का 0 लगा लेना, गुणा में अब 2% बढ़ गई तो कितना हो गया? 102/100। अब बढ़िए 5%, 105/100। अब बढ़िए 4%, 104/100। ये आ जाएगा, सीधा सोल्व कर लेना। अगर ये कहता है कि बीच में ये लास्ट में 4% बढ़ने की जगह कहता 4% घटी है तो कितनी हो जाती? 96। 100 में से 4% घट जाती, 96/100 आता अगर ये 4% घटती। लेकिन इसने कहा कि वो भी बढ़ी भी कितनी है? 4%, तो अब कितना आएगा? 104/100। देखो लाभ होता है तो 100 में जोड़ देते हैं, हानि होती 100 में से घटा देते हैं। सेम इसमें है, बढ़ रही है तो 100 में जोड़ दिए, अगर घटती तो 100 में से घटा के लगाते।
3 लाख गुणा में 102/100, 105 गुणा 5/100 और 104/100। उत्तर आ जाएगा 3,34,152। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 78 दिया है, वाराणसी की जनसंख्या 2,25,000 है। यदि वार्षिक जन्म दर 9% और मृत्यु दर 7% है तो 2 साल बाद शहर की आबादी बताओ। देखो कोई भी शहर है उसकी जनसंख्या दे दी है शुरू में, उसके बाद कहा कि हर साल 9% जन्म लेते और 7% मर जाते हैं। इसका मतलब शहर की जनसंख्या क्या हो रही है, 2% बढ़ती है हर साल। भाई ये कह रहा है कि 9 बच्चे जन्म लेते हैं लेकिन 7 बूढ़े मर जाते हैं, तो हर साल कितने लोग फालतू बढ़ रहे हैं कॉलोनी में, 2 बढ़ रहे हैं ना। तो 9% जन्म दर, मृत्यु दर 7%, यानी कि जन्म लेने वाले ज़्यादा हैं, 2% ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती है। तो अब जितनी भी जनसंख्या है शहर की 2,25,000, अब इसमें 2% बढ़ेगी हर साल, तो कितनी हो जाएगी 102/100, जो ऊपर वाले सवाल में कराते सेम। अभी 2 साल की निकालनी है तो सेम बढ़ेगी दोनों साल 102/100। ये उत्तर हो जाएगा, इसको सोल्व करना है। अगर मान लीजिए उल्टा दे देता कि 7% जन्म दर है, 9% मृत्यु दर है, तो शहर की जनसंख्या 2% कम हो रही है हर साल, यानी कि लोग ज़्यादा मर रहे हैं। तो तब उस समय क्या गुणा करते, 98/100 से 2 बार गुणा करते 2 साल की निकालने के लिए। ठीक है, लेकिन अब इसने क्या कहा कि 2% बढ़ रही है, तो अब किससे गुणा करेंगे, 102/100। 2 बार क्यों करिए कि 2 साल का हमें निकालना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78 का, वो हो जाएगा 2,34,090। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 79 है, एक वस्तु का क्रय मूल्य है 928 रुपये, लाभ है 15%, तो टोटल लाभ बताओ। 928 का 15% निकाल दो, लाभ की कीमत पूछिए, 928 का 15/100। 928 का 15% निकालेंगे और वो आएगा 139.20। ऑप्शन बी, ये पॉइंट है भाई 3 अक्षर के बाद, 154.50, 212, 168.40 और 139.2। तो टोटल लाभ होएगा 139.2 रुपये का। ऑप्शन बी का इसका लाभ हो जाएगा। अगला है सवाल नंबर 80, एक राशि 4% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज से 5 साल में 6240 रुपये होती है, तो उस राशि पर 5 से 2/5 वर्षों के लिए 7.5% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। देखो 4% की दर दे रखी है 5 साल में, तो कितने परसेंट बढ़ गई, 20%। कोई राशि 4% वार्षिक ब्याज के साधारण ब्याज से 5 साल में 6240 हो जाती है, समझ गए। तो पहले तो हमें वो राशि निकालनी पड़ेगी, लेकिन ये दिया है मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन जमा में ब्याज। ठीक है, मूलधन जमा में ब्याज, पहले हमें ब्याज निकालना पड़ेगा। मान लिया हमने मूलधन क्या हो गया, पी मान लिया मूलधन, जमा ब्याज क्या होता है, PRT/100, ये ब्याज होता है। और ये सारा क्या हो गया हमारा मिश्र धन, और ये कितना दे रखा, 6240 रुपये। पी हमें निकालना, आर दे दिया 4, टाइम दे दिया 5, तो ये तो कितना हो जाएगा 20। ठीक है, P जमा 20P/100, 20P से करेंगे 20×5 100, ये आ जाएगा P प्लस में P/5 बराबर 6240। ये आ जाएगा 5P जमा 1P 6P, 6P बराबर 6240 गुणा में 5। यहाँ से पहले हम P निकालेंगे, यानी कि मूलधन निकालेंगे, और मूलधन की वैल्यू आ जाएगी 5200। यहाँ तक का डाटा है, इससे हमारा मूलधन निकल जाएगा और वो आएगा 5200। ठीक है, मूलधन जमा ब्याज जो हम करेंगे वो होता है अमाउंट, यानी कि मिश्र धन, ये दे रखा 6240। यहाँ से मूलधन निकल गया 5200। अब मूलधन दे दिया, समय दे दिया, दर दे दी, साधारण ब्याज निकालना है PRT/100, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100, यानी कि 5200 को गुणा में 27/5 हो गया ये समय, दर कितनी होगी 7 दूनी 14 1 15/2 और बटे में 100 करना। उत्तर आ जाएगा 2106। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 81 दिया है, 100 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है, यानी कि 70 लीटर दूध है, 30 लीटर पानी है 100 लीटर में। दूध और पानी के अनुपात को 3:1 बनाना है, तो मिश्रण में कितना दूध मिलाना पड़ेगा। देखो ये छोड़ दो, पहले ये देखो, पहले कितना दिया है 7:3 मिल्क और वाटर का। अब इसने क्या कहा कि दूध और पानी का अनुपात 3:1 बनाना है, 3:1 बनाना है, तो इसमें हमने दूध मिलाना है, सिर्फ पानी नहीं मिलाना। तो पहले पानी बराबर करो, ऊपर 3 था तो नीचे पानी 3 करना, तो इसको 3 से गुणा कर दो। तो पहले अनुपात था 7:3, अब कितना हो जाएगा 9:3। पानी बराबर है, पानी की मात्रा कितनी बदली है, 2 यूनिट तो पानी चेंज डालना पड़ेगा इसमें। लेकिन पहले कितनी दे रखी है 7 और 3 10, 10 का मान कितना दिया है 100 लीटर। भाई 7:3 यानी 10 होगा, 10 का मान कितना दे रखा 100 लीटर, 1 का वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। हमने पानी कितना दूध कितना यूनिट डाला 2 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 2 की कितनी हो जाएगी 20।
इसका उत्तर आ जाएगा 20 लीटर। 7:3 था मिल्क और वाटर, दूध और पानी। अब हमने करना है 3:1, लेकिन इसने कहा कि हमें इसमें दूध मिलाना है। अगर ये कहता पानी मिलाना है जब हम दूध बराबर करते, अब इसने कहा कि दूध मिलाना, तो इसका मतलब पानी तो बराबर है, पहले भी पानी 3 लीटर था मान लो, तो अभी भी 3 होना चाहिए। तो इसको 3 करेंगे तो इसको भी 3 से गुणा और इसको भी 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 9:3 में। पानी बराबर है 3-3। दूध कितना हुआ, पहले 7 यूनिट था, अब कितना हो गया 9 यूनिट। कितना यूनिट फालतू ऐड कर दिया 2। लेकिन ऊपर जो 7 और 3 10, 10 का मान कितना दे रखा 100 लीटर, 10 का मान दे रखा 100, 1 का मान कितना हो जाएगा 100/10 यानी कि 10। हमें निकालना कितना है 2 का, 1 का मान 10 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा 10 दूनी 20। तो कितना दूध ऐड करना पड़ेगा 20 लीटर दूध हमने ऐड करना पड़ेगा। या फिर इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, पहले 70 लीटर था दूध और 30 लीटर इसमें पानी था। अब पानी बराबर रहेगा 30 का 30, 3:1 में 1 का मान, पानी की वैल्यू 30 है तो दूध के मान कितना हो जाएगा 90। भाई 3:1 बनाना है अब नए मिश्रण में दूध और पानी, लेकिन पानी 1 की जगह पहले कितना था 30 लीटर, तो 30 का 30 ही रहेगा। पानी 1 की जगह 30 है तो 3 की जगह कितना आएगा 90। तो पानी दूध कितना डाला है 70 से 90 यानी कि 20 लीटर दूध इसमें एक्स्ट्रा डाला है। ऐसे भी कर लो चाहे आप। प्रश्न नंबर 82 है और इसमें दिया है PQR एक काम को 30 दिन, 15 दिन और 20 दिन में करते हैं, यानी कि P करता है 30, Q करता है 15 दिन, R करता है 20 दिन में। अलग अलग दिन काम करते हैं, पहले दिन P करेगा, दूसरे दिन Q, तीसरे दिन R। तो काम कितने दिन में पूरा करेंगे। P करता है 30, 15 और 20। सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं और टोटल काम हमारा आ जाता है 15, 30 और 20 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 60। P की क्षमता आएगी 2, Q की आएगी 4 और R की आएगी 3। ये हो गई। अब पहले दिन P काम करेगा 2 यूनिट, दूसरे दिन Q करेगा 4 यूनिट, तीसरे दिन R करेगा 3 यूनिट। टोटल कितना 3 दिन में कितना काम होगा 9 यूनिट काम होगा। हमें करना कितना है 60 काम करना है। तो 9 6 54, 9 7 63। अगर हम 7 से गुणा करें तो फालतू चला जाएगा, तो हम 9 को 6 से गुणा करते हैं, तो 9 6 54, यानी कि तीनों 6 दिन अगर काम करते हैं लगातार तो 54 यूनिट काम हो गया। टोटल काम कितने दिन हो गए 18 दिन का काम हो गया। 6 दिन P ने करा, 6 दिन Q ने, 6 दिन R ने, 54 यूनिट काम हो गया। 18 दिन हो गए। 19वें दिन कौन आएगा, 19वें दिन आएगा P ने कितना काम करा 2, टोटल काम हो गया 56। 19 दिन में काम हो गया 56। 20वें दिन कौन आएगा Q ने कितना काम करा 4 और कर दिया, टोटल हो गया 60। हमने 60 ही काम करवाना, कितने दिन लग गए पूरे 20 दिन लग गए। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग काम करवाना है। पहले P आएगा 2, फिर Q आएगा 4 यूनिट, R आएगा 3 यूनिट। 3 दिन में 9 काम होएगा, उसके बाद निकलेगा। सवाल नंबर 83 दिया है मनीष 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर जाता है और 22 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आता है। उसके घर और गृहनगर की दूरी 360 किलोमीटर है और वो कुल 21 घंटे समय लेता है। तो ये बताओ कि वापस कितनी गति से आता है। ये मान के चलो आप दिल्ली रहते हो, दिल्ली से आप अपने घर जाते हो, मान लो जहाँ भी आपका घर है, मान लो मुंबई है, तो आपकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन मुंबई से वापस अगर दिल्ली आते हो तो आपकी एक्स स्पीड से आते हो, और आप दिल्ली से बम्बई के बीच की दूरी दे रखी 360 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन आने जाने में टोटल आपको टाइम लगता है 21 घंटे का। तो आप ये बताओ कि उसने आते टाइम किस स्पीड से वो वापस आया था। देखो टोटल दूरी 360 है एक साइड की, चाहे जाओ चाहे आओ 360 किलोमीटर इसको चलना पड़ेगा। जाते टाइम में 40 की स्पीड से गया था, तो 360 किलोमीटर दूरी कितने घंटे में तय करी, 360/40, कितने टाइम लगा 9 घंटे में। जाते टाइम इसने 9 घंटे लिए थे, टोटल टाइम लगा इसको 21 घंटे। तो आने में कितना टाइम लगा भाई 21 घंटे टोटल लगे थे, 9 घंटे जाने में, तो आने में कितना टाइम लगेगा 21 - 9 करेंगे तो 12 घंटे। आने में इसको 12 घंटे लगे हैं। ठीक है, दूरी है 360 किलोमीटर की और 12 घंटे में इसने तय करी है, तो स्पीड कितनी आ जाएगी 12 × 36, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, वापिस किस स्पीड से आता है, यानी कि वाई का मान कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 360 किलोमीटर ये पॉइंट ए से पॉइंट बीच की दूरी दे रखी है, जाएगा भी 360 आएगा भी 360। पहले 360 किलोमीटर गया 40 की स्पीड से, तो 9 घंटे लगे, टोटल 21 घंटे लगने थे, तो 12 घंटे इसको आने में लगे हैं। 360 की दूरी अगर 12 घंटे में तय करेगा तो स्पीड कितनी आएगी, दूरी बटे में समय, तो 360/12, 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड आ जाएगी। सवाल नंबर 84 है, ये पाई चार्ट का है, ये आप देख लेना। 85 नंबर है, ये भिन्न का दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट। टर्मिनेटिंग भील कौन सी होती है, जो भिन्न खत्म हो जाए, पॉइंट के बाद 1 2 अक्षर आए खत्म। जैसे 1/3 है,
इसको अगर हम करें तो 0.333 ये कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। ठीक है, ये वो भिन्न है जो कभी ख़त्म नहीं होती। कोई जैसे पाई का मान है 3.143 कुछ आगे चलता है, वो भी कभी नॉन टर्मिनेटिंग है, जो कभी ख़त्म ना हो जिसका पॉइंट के बाद। लेकिन आपको इन चारों में से एक भिन्न ऐसी है जो पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाती है, एक दो अक्षर के बाद, वो बतानी है। तो इसको पहले पॉइंट में करके देखेंगे पूरा पूरा भाग कौन सा जाती है। तो ये जाएगी 0.475, इसको भाग देंगे तो 61/110 करेंगे तो आएगा 0.31333 आगे तक। 47/150 करेंगे तो 0.55454545 ऐसे चलता जाएगा। 43/140 करेंगे तो आएगा 0.3071428530 ऐसे चलता रहेगा। यानी जो 57/120 है ये ही पूरा होता है 0.475 पे। बाकी सारी नॉन टर्मिनेटिंग है, जो ख़त्म होने वाले भिन्न है वो है 57/120। ठीक है, ये हमारा 85 नंबर का ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे 85 सवाल पूरे हो गए, गणित हमारा पूरा हो गया। अब लास्ट में बचता है रीजनिंग। जीके, हरियाणा जीके, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, गणित हम कर चुके। क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है नॉलेज हब के नाम से, नॉलेज हब ज्वाइन कर लेना। पहली बार क्लास देख रहे हो तो नॉलेज हब सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 14 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, वो सारे नॉलेज हब पर दिए गए हैं। सारे प्रैक्टिस सेट आपको देखने हैं, सारे आपको खुद से करने हैं। प्रश्न नंबर 86 से हमारी रीजनिंग शुरू होती है। अब हम देखेंगे रीजनिंग के सवाल। ये पहला सवाल जो रीजनिंग का सवाल नंबर 86 दिया है, ये है कथन निष्कर्ष का। कथन निष्कर्ष का ये कथन दिया है और ये नीचे दो निष्कर्ष दिए हैं। कथन में क्या दिया है कि सभी कैमरे टीवी है, सभी कैमरे ये टीवी हो गए, अंदर कैमरा बाहर टीवी है। कुछ कैमरे मोबाइल है, तो कुछ कैमरे जो है वो मोबाइल है, ये बनेगा। ये कैमरा है, ये मोबाइल है और ये टीवी है। निष्कर्ष क्या है कि कुछ मोबाइल टीवी है, कुछ मोबाइल टीवी है, ये जो हिस्सा है ये कुछ मोबाइल टीवी है, सही है स्टेटमेंट एक। जो निष्कर्ष पहला है वो सही है इसका। दूसरा है सभी मोबाइल टीवी है, सभी मोबाइल टीवी नहीं, मोबाइल और टीवी दोनों में सिर्फ इतना सा हिस्सा कॉमन है, सारा नहीं है। यानी कि केवल निष्कर्ष एक ही अनुसरण करता है, निष्कर्ष दो अनुसरण नहीं करता, केवल निष्कर्ष एक ही इसका अनुसरण करता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। देखो कथन निष्कर्ष वाले में ध्यान रखना, आप उत्तर जरूर पढ़ना। ऑप्शन जो दिए हैं वो ऑप्शन ऊपर नीचे दाएं बाएं दिए होते हैं, ऐसे मत कर देना केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता मतलब ऑप्शन ए में मिलेगा, गलत है। ऑप्शन जरूर देखना जो आपका निष्कर्ष निकला है वो किस ऑप्शन में दिया गया है। सवाल नंबर 87 है, ये है फैमिली रिलेशन का। फैमिली रिलेशन का ए और ई के बीच में संबंध पूछा, ए से लेकर ई के बीच में, ये आपको बनाना है फैमिली डायग्राम। उत्तर क्या आएगा, ए जो है वो ई का पति आ जाएगा, ए ई का पति आएगा, ये आपको बना लेना है। भाई a@b का क्या मतलब आएगा, a@b का मतलब है कि जो a है वो b का बाप है। ठीक है, b का बाप है a क्या हो गया, हस्बैंड हो गया। तो a का ही रिलेशन पूछा है तो माँ तो हट जाए, क्योंकि a मेल आ गया, आदमी आएगा, तो माँ तो हट जाएगा ऑप्शन से। उसके बाद b और c का रिलेशन है, b और c आपस में भाई भाई आएंगे, c और d ये भी आपस में भाई भाई आएंगे। ठीक है, और ये e के d जो है वो e की बेटी है, तो ए और ई क्या होगा, आपस में हस्बैंड वाइफ हो गए, तो ऑप्शन ए उत्तर आ जाएगा। 88 नंबर है, ये भी फैमिली रिलेशन का है, ये आपको बनाना है। डब्ल्यू और टी के बीच का रिलेशन दिया है, ये जरूर देखना किसका रिलेशन पूछा है। ये सारा सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, कई बार डब्ल्यू और आर का ही पूछ लेता है, हम एस और टी नहीं करना आगे। इसमें डब्ल्यू और टी का पूछा तो पूरा बनाना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें जो उत्तर आएगा वो आएगा पति का, डब्ल्यू टी का पति आएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका भी उत्तर रहेगा। अगला है सवाल नंबर 89। 89 नंबर है, ये दिशा का प्रश्न दिया है। एक लड़का जिसका मुंह पूर्व की ओर है, पहले ऐसे बना लो। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। एक लड़के का मुंह पूर्व की ओर है, वो अपने दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। अपने दाईं ओर मुड़ का मतलब वो कहाँ चला, दक्षिण की ओर। देखो पूर्व की ओर चला नहीं, सिर्फ मुंह है पूर्व की साइड, तो दाएं ओर मुड़कर चलेगा तो कहाँ चलेगा, दक्षिण की तरफ। दक्षिण की तरफ चला 20 मीटर नीचे की साइड। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ के 15 मीटर चला, तो दक्षिण में इसका बायां क्या होगा, इधर। इधर चला कितना, 15 मीटर। उसके बाद क्या कहा है कि इसके पश्चात पश्चिम की ओर मुंह करते हुए 25 मीटर चलता है। पश्चिम की ओर मुंह करके वो 25 मीटर चलता है। इसका पहले ही मुंह पश्चिम की तरफ है इधर, अब आगे 25 मीटर और चलता है ये। ठीक है, पहले तो 15 चल लिया, अब आगे कितना चलेगा, 25 मीटर और चलेगा। ठीक है,
अब इसने कहा है इसके बाद वो दाईं ओर मुड़ के 20 मीटर चलता है, दाएं मुड़ा और ये 20 मीटर ऊपर की साइड चल दिया। वह अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है? वह अपनी आरंभिक दूरी से कितनी दूरी पर है? देखो पश्चिम की ओर, इसका डायग्राम एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ आपको। पहले वो चला दक्षिण की तरफ 20 मीटर, इसके बाद इसने क्या कहा कि वो अपनी बाईं ओर, अच्छा बाईं ओर ये इधर मुड़ेगा भाई, पहले इधर जाएगा 15 मीटर, इसका पूर्व की साइड मुंह है, लेकिन अब इसने पश्चिम की तरफ 25 मीटर चला है, ये 15 मीटर तो ये वापस कवर करेगा, 10 मीटर इधर एक्स्ट्रा चलेगा। इसके बाद 20 मीटर ये दाएं गया, तो अब ये पहले पॉइंट से कितनी दूर है? तो ये कितना दूर है? 10 मीटर। ये 20 के बाद ये बाएं मुड़ा था, तो बाएं इधर मुड़ेगा, इसका 15 चलेगा, पूर्व की साइड मुंह है, लेकिन अब इसने कहा कि पश्चिम की ओर 25 किलोमीटर चला, तो 15 तो ये इधर का कवर करेगा, 10 आगे जाएगा, तो पहले पॉइंट से कितना दूर आ जाएगा? 10 मीटर दूरी पर आ जाएगा। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 है, ये भी कथन निष्कर्ष पर दिया है, ठीक है, यहाँ से कथन दिए हैं सभी कार वाला, और ये नीचे निष्कर्ष दिया है। कथन है कि सभी बाइक कार हैं, ये बाइक हो गया, ये बाहर वाले कार हो गया, कुछ कार साइकिल है, कुछ कार ये साइकिल हो गई, ये बाइक है, ये कार है और ये साइकिल है। इसमें दिया है कि कुछ ट्रक कार है, कुछ ट्रक कार है, ये इसमें दिया है, तो कोई मतलब ही नहीं, ट्रक का तो कोई जिक्र ही नहीं है इसमें। सभी बाइक साइकिल है, बाइक साइकिल का कोई कनेक्शन ही नहीं है, दोनों ही निष्कर्ष इसमें गलत है। ट्रक का जिक्र नहीं है और सभी बाइक साइकिल दिया नहीं है, तो ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 का अनुसरण ये करता है। दोनों ही ऑप्शन है जो इसके जो दोनों ही निष्कर्ष हो, दोनों ही इसमें गलत दिए हैं। अगला है प्रश्न नंबर 91, और प्रश्न नंबर 91 जो है ये भी कथन निष्कर्ष के ऊपर आधारित है। कथन यहाँ से दिया है, निष्कर्ष यहाँ से। पहला कथन है कि सभी काली दीवारें हैं, सभी काल ये दीवारें हैं, सभी रंग दीवारें हैं, सभी रंग दीवारें हैं, वो भी दीवार के अंदर आ जाएगा, ये बनेगा, ये काला है, ये रंग है और ये दीवार है। निष्कर्ष क्या है? कुछ रंग काले हैं, कुछ रंग जो है वो काले हैं, ऐसा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है काले और रंग के बीच में। सभी दीवारें काली हैं, दीवारें भी सारी काली नहीं हैं, सभी काले रंग हैं, ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है। 1, 2, 3 इनमें से कोई भी पालन नहीं करता, तीनों ही निष्कर्ष गलत दिए हैं, ठीक है, क्योंकि दीवार जो है वो सबसे बाहर है, इसके अंदर काला बनेगा और इधर बनेगा रंग, तो ना तो काला रंग का सीधा संबंध दिया और ना ही सारी दीवार काली बनेगी, तो ना तो निष्कर्ष 1 अनुसरण करता, ना 2 और ना 3, तीनों में से कोई नहीं करता, यानी कि ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 72 दिया है कि 7 मित्र बैठे हैं एक पंक्ति में। देखो ऐसे सवाल वहाँ से शुरू करना जब कोई एक अंतिम छोर पर बैठा रखा हो। 7 मित्र हैं, 7 ऐसे बैठा लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पी एक छोर पर बैठा है, पी या तो इधर बैठेगा या फिर पी इधर बैठेगा, ठीक है। अब अगली स्टेटमेंट देखो जो पी से संबंधित है। पी जो है वो टी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अगर हम टी यहाँ लेते हैं तो टी का ये बायां हो जाएगा, दायां नहीं होगा, तो टी इधर आएगा और पी इधर ही आएगा। टी के दाएं दूसरे पर पी बैठा है, तो मतलब पी इस साइड नहीं आएगा, पी इधर ही आएगा राइट साइड में, क्योंकि पी जो है वो टी के दाएं बैठा है। अगर टी हम कहीं भी बैठाएंगे तो टी का दायां इस साइड बनेगा और पी एक कोने पे बैठेगा, तो टी के दाएं दूसरे पर इधर बैठेगा पी, ठीक है। इसके बाद देखो टी और पी से संबंधित कोई स्टेटमेंट दे रखी है, वो दे रखी है कि ओ जो है वो आर और टी के बीच में बैठा है। टी इधर हो गया, आर और टी के बीच में कौन बैठा है? ओ बैठा है, तो टी है और आर, टी और आर के बीच में ओ बैठा दिया, टी और आर के बीच में बैठा दिया ओ। अब अगला देखो, क्यू जो है वो एस के ठीक बाएं ओर बैठा है और यू किसी भी छोर पर नहीं बैठा। यू अगर किसी भी छोर पर नहीं बैठा, लेकिन इससे पहले देखो क्यू एस के ठीक बाईं ओर बैठा, यानी कि क्यू एस और एक साथ बैठे दोनों, लेकिन एस के बाईं ओर, एस इधर है तो क्यू इधर आएगा, और यू है वो छोर पर नहीं बैठा तो यू इधर आ जाएगा, ये बनेगा क्यू एस आर ओ टी यू पी। अब इसने पूछा कि कौन बिल्कुल दाएं छोर पर बैठा है, तो अरे यार इसमें अगर पहले ही पढ़ ले तो जरूरत ही नहीं थी करने की भाई, हमने पहली लाइन से ही सोल्व कर दिया था। पी एक अंतिम छोर पर बैठा है, लेकिन पी राइट साइड में ही आएगा। इसमें पूछा भी क्या है? बिल्कुल दाएं पर, तो बिल्कुल दाएं पी बैठा है, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। देखो हमने 7 फ्रेंड बैठाने ऐसे, पी एक छोर पर है, या तो पी लेफ्ट साइड में बैठेगा या राइट साइड में, लेकिन पी जो है वो टी के दाएं बैठा है। अगर हम टी इधर बैठाते हैं कहीं भी तो ये टी के लेफ्ट में बनेगा पी,
P बैठा T के दाएं, तो T इधर बैठेगा तभी तो इसके दाएं में आएगा P। तो एकदम राइट साइड में कौन बैठा है? P बैठा है। एक लाइन में सोल्व होना था ये, पहले ज़रूर देखना उसमें पूछा क्या है, ताकि पूरी पजल बनानी ना पड़े। 93 नंबर है कि इसमें बताना कि गलत संख्या क्या है। 2, 8, 18, 32, 54। इसमें पहले देखो, 2 में 6 जोड़ दिए 8, 8 में 10 जोड़ दिए 18, 18 में कितना जोड़ दिया? 14 जोड़ दिया 32, और 32 में से ये कितना जुड़ गया आगे? 32 में से ये जोड़ेगा तो कितना आ गया? 22। 32 और 22 जोड़ेंगे तो 54। ये देखो 6 में 4 जुड़ रहा है, 10 में भी 4 जुड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे 8 जुड़ रहा है जो गलत है। यहाँ पे 4 जुड़ना था, यानी कि 32 और 18 जुड़ना था। 32 और 18 करेंगे तो 50 आएगा यहाँ पे 54 की जगह। ठीक है, इसमें 6 का गैप, अगले में 10 का, अगले में 14 का, अगले में 18 का गैप आएगा, तो यहाँ पे 54 की जगह क्या आएगा? 50 आएगा। 94 नंबर है, इसमें से आकृति अलग बताने कौन सी है। तो देखो इसमें डबल ब्लैक, 2 जगह ब्लैक से है, इधर भी 2 जगह ब्लैक, इधर भी 2 जगह ब्लैक, लेकिन इसमें एक जगह पे काला कर रखा है, यानी जो इमेज सी है वो गलत दी गई है, अलग है इन सभी से। 95 नंबर है कथन और निष्कर्ष। ये कथन दिया है, उसके बाद ये 2 निष्कर्ष दिए हैं अलग अलग। कथन है कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के CEO ने कहा, अगले महीने से गर्भवती महिलाएं और 5 साल के कम उम्र के बच्चों की माताओं को कार्य करने के समय में सहूलियत दी जाएगी। ये कंपनी के CEO ने कहा है। तो उसके कहने का क्या भाव है वो आपको बताना है। पहला है कि युवा माताओं को शुरुआती सालों में अपने बच्चों को साथ अधिक समय बिताने की जरूरत है। बिल्कुल, इसका मतलब है कि 5 साल से कम उम्र की जो माताएं हैं उनको काम करने के समय की सहूलियत, मतलब उनको कम काम करना पड़ेगा, बाकी दिन अपने घर पे रहो। इसका मतलब उनको बच्चों के साथ अधिक समय बिताने की जरूरत है, सही है। दूसरा है कि कंपनी अपने महिला कर्मचारियों के दायित्व और काम के दबाव की परवाह करती है। बिल्कुल, इसलिए तो उनको सहूलियत दी है। दोनों ही निष्कर्ष का अनुसरण ये करता है। अगला है प्रश्न नंबर 96, और इसमें 4 दे रखी है, बताना कौन सा अलग है, कौन सा इसमें अलग है। प्रश्न नंबर 96 में आपको ये बताना है, जैसे S, T, U और V। ठीक है, Q, R, T, S इसमें उल्टा दिया है। देखो इसमें आगे बढ़ रहा है एक एक करके, इसमें उल्टा है। E से F, G से H आगे बढ़ रहा है, F, W, X, Y, Z आगे, लेकिन इसमें उल्टा है। T, S हो रहा है, S, T होना था। ठीक है, पहले और तीसरे में एक जुड़ रहा है, दूसरे और चौथे में एक जुड़ रहा है, लेकिन इसमें जो दूसरा और चौथा है, पहले तीसरे में तो एक जुड़ेगा, लेकिन दूसरे चौथे में एक घट रहा है, तो ऑप्शन सी इसका अलग हो जाएगा। 97 नंबर का है, आपको ये बताना है जो संबंध चित्र परिचय का नक्शा से है, यानी कि इमेज इंट्रोडक्शन का मैप से संबंध है, वो इन चारों में से किसका किससे है। चित्र परिचय नक्शा का कि नक्शा को जो समझना है उसके लिए चित्र का परिचय होता है। नक्शा जो हम समझते हैं, मैप जो समझते हैं, वो चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो कोई भी पाठ है उसके लिए वोकैबुलरी यानी कि जो शब्दावली है वो महत्वपूर्ण है। शब्दावली जो पाठ के अंत में दी होती है, कई बार शुरू में उसमें बताया जाता है कि किस वर्ड का क्या मीनिंग होता है, उसके बाद ये हमें पाठ समझ में आता है। तो ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 98 दिया है कि जो संबंध WOR का WSZ से है, तो CLW का वो संबंध किससे है। देखो WOR का संबंध दिया है, WOR, W से अगर Z पे गए तो कितना जोड़ दिया? 3, O से लेकर S पे गए तो कितना जोड़ दिया? 4, R से लेकर W में गए तो 5। ठीक है, पहले का आखिरी से 3 का संबंध, बीच वाला का आपस में 4 का संबंध, पहले आखिरी का 5 का संबंध। C तो इसका आखिरी अक्षर बनेगा 3 जोड़ के, तो C में 3 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? F। L में 4 जोड़ना, L में 4 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? P। W में 5 जोड़ना, W में 5 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? B। तो क्या आएगा? BPF। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा, BPF। प्रश्न नंबर 99 है, ये मिसिंग नंबर आपको बताना है। 9, 12, 16, 28, 37, 49, और ये क्या आएगा। ठीक है, 9, 12, 16 और तो इसका जो बनेगा, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा ये ऐसे बनेगा। इस हिसाब से आपको ये बतानी है। कैसे बताना है? 9 तिया 27, 27 में एक जोड़ दिया 28, 28 तिया 84, 84 में एक जोड़ दिया 85, यानी कि जो पहली संख्या है उसका 3 गुणा करके 1 जोड़ दिया, दूसरी संख्या आ गई। अब जो तीसरी संख्या बनेगी वो दूसरी संख्या का 3 गुणा करके 1 जोड़ना है, पीछे वाली संख्या का 3 गुणा करके 1 जोड़ के। 16 तिया 48, 1 जोड़ दिया 49, 49 तिया 147, 1 जोड़ दिया 148, 12 तिया 36, 1 जोड़ दिया 37, 37 तिया
37 दिया 111, 111 में 1 जोड़ दिया 112, 112 इसका उत्तर हो जाएगा। पहली संख्या का 3 गुना जमा 1, दूसरी संख्या का 3 गुना जमा 1। 180 नंबर का सवाल है और ये बताना है आपको मिसिंग नंबर 18, 17, 26, 28, 13, 27, 50, 11 क्या आएगा। इनका अंतर कितना है 9 का। ऊपर वाला कितना दिया है इसका डबल। 27 में से 13 गया कितना बच गया 14, ऊपर वाला इसका डबल दिया है 28। इसमें से 11 घटाए कि 25 बचे, क्योंकि इसका डबल होता है आंसर का, तो ये आएगा 36। 36 में से 11 गए तो 25, 25 का डबल 50, तो यहाँ आएगा 36। ठीक है, तो ये हमारे इस प्रैक्टिस सेट नंबर 15 के 100% पूरे होते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 15 हमारा यहाँ पे पूरा होता है हरियाणा सीटी एग्जाम के लिए। सारे के सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है वो हमने कर लिए हैं। ये आर्यभट्ट एकेडमी की टेस्ट सीरीज़ है, ये उनकी डिटेल्स दी गई है। क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, नॉलेज हब के नाम से आपको नॉलेज हब ज्वाइन करना है। और यूट्यूब पर नॉलेज हब सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड वगैरह को रेफर जरूर करना। 15 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, डेली हम एक प्रैक्टिस सेट जरूर करेंगे। सीटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप प्रैक्टिस सेट जरूर करें। कल मिलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 16 के साथ। जो पहली बार क्लास देख रहे हो 14 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, वो भी कर लेना। सारी क्लासेज हैं वो नॉलेज हब यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप ज़रूर करना। ठीक है, तो फिलहाल यही था आज का जो प्रैक्टिस सेट के 100% थे। कल अगला प्रैक्टिस सेट के साथ हम मिलेंगे 216 नंबर के साथ। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।